हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो 9th की एनसीईआरटी आ चुकी है और मैंने आपको ज्योग्राफी के सेकंड एंड थर्ड चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा डील करता है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस से। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर, जो कि मैं वन शॉट में कंप्लीट करने वाली हूँ। अगर आपके भी सेमेस्टर में ये वाला चैप्टर आने वाला है तो यस, यू कैन वॉच दिस वीडियो, मेक नोट्स आउट ऑफ इट, एंड लास्ट में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। और सबसे पहले आपका ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही बुक मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पे लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ा दूंगी, तो आपको कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो जब डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं भाई, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, हमें डेमोक्रेसी होती क्या है ये पता होनी चाहिए। वैसे आपने 7th 8th में ये पढ़ा होगा, बट अब वाले जो टेक्स्ट बुक आई हुई है, न्यू टेक्स्ट बुक, उसमें और ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन एंड रिकैप। अब रिकैप इसलिए दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी आपको ये चीज पढ़ाई जा चुकी थी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। राइट, आज के मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पहले की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ऑटोक्रेसी चलती थी, मोनार्की चलती थी, है ना, जहां पे राजा रानी क्या करते थे, राज करते थे, वही अपनी सरकार चलाते थे, गवर्नमेंट चलाते थे। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे क्या है, इट एंश्योर्स दैट पीपल हैव द पावर टू चूज। समझ रहे हैं आप लोगों के पास पावर होती है भाई, और किसी राजा या रानी के पास पावर नहीं है। पावर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं और किस तरीके से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे मैम इलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगी नेक्स्ट वाले चैप्टर पे, जो कि हमारा इसके बाद वाला चैप्टर है। ठीक है, दिस इज डेमोक्रेसी एंड द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल डील विथ इज योर इलेक्शंस। किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं और बाकी सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तो मैं आपको वो पूरा डिटेल में बताऊंगी। लेकिन ये चीज आपको जाननी चाहिए, जब डेमोक्रेसी में कोई भी इंसान, रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम कहते हैं, वो इलेक्ट होके आता है, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से इलेक्ट होकर आता है। ये नहीं कि उसके पापा, उसके दादा, उसकी मम्मी राजा या रानी थे, इसीलिए वो भी क्या बनेगा, अब रूलर बनेगा। नो। आगे क्या है भाई यहाँ पे, इन इंडिया डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड पार्टिसिपेशन। अगर हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में डेमोक्रेसी है क्या मैम? यस बच्चा, इंडिया में तो डेमोक्रेसी ही है। आपको पता है हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। खैर इलेक्शन वाले चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ोगे। तो ये जो इलेक्शंस हैं या फिर ये जो डेमोक्रेसी है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो इक्वालिटी है, ठीक है, लिबर्टी है, सबके पास समानता है, सबके पास फ्रीडम है, ठीक है, सबके पास जस्टिस मिलने का यहाँ पे प्रावधान होता है, और सब पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो अनइक्वल है ना, क्योंकि उसको जस्टिस नहीं मिला है तो उसको पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा हमारे डेमोक्रेसी में या फिर इलेक्शंस में। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। Before studying democratic institutions and processes, it is essential to understand its meaning, historical development, significance to ensure responsible and accountable government, है ना। आगे समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए भाई कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या हो चुका है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे ये भारत आज जो हमारी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं भारत को, आखिर किस तरीके से ये संभाल रहा है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करती हूँ डेमोक्रेसी के बारे में, तो क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा हुआ है जो वही सारी चीजें हैं। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल। किसके द्वारा यहाँ पे सरकार बनाई जाएगी, तो गवर्नमेंट बाय द पीपल होगा, ठीक है, हमारे द्वारा हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या किया जाएगा, चूज किया जाएगा। आपको पता है अभी बताया था मैंने, लेट मी टेक, रिप्रेजेंटेटिव्स को हम क्या करते हैं बच्चा, पार्टी
चूज करते हैं, ठीक है। तो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर चोजन बाय द पीपल। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू चूज किए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब आप मुझे बताओ, सरकार इतनी ज्यादा पावरफुल है और क्या सरकार सभी को, जितने सारे लोग हैं, फ्री राइट्स देना चाहेगी कि तुम अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो भी क्रिटिसाइज कर सकते हो? नहीं देना चाहेगी, राइट। दैट इज व्हाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे हम संविधान कहते हैं, और ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें लिखी गई हैं। तो अब सरकार भी चाहे तो इसको हटा नहीं सकती है, ठीक है, बिकॉज दीज आर बेसिक रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, जिनको हटाया नहीं जा सकता है एक कंट्री को गवर्न करने के लिए, ठीक है। The Constitution is foundation of this Indian democracy. Next क्या दिया है भाई, democracy protects fundamental rights and equality. अब आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो मैं जितनी बार भी आपसे डिस्कस करूंगी ना, this book that I will talk about, डेमोक्रेसी ऐसा चैप्टर है बच्चा पार्टी जिसको, जहां पे मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार रेफर करूंगी। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में पता है क्या लिखा हुआ है, आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं मैम? फंडामेंटल वो राइट्स हैं बच्चा पार्टी जो हमें सिटीजन ऑफ अ कंट्री को दिए जाते हैं, ताकि वो अपने जो भी मौलिक अधिकार, जो बेसिक राइट्स होते हैं ना, उससे क्या कर सके, मिल जाए, या फिर उसे वो राइट्स मिले। दीज आर व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। और ये एक्चुअली क्या होता है, स्टेट के थोड़े अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, गवर्नमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसीलिए जो डेमोक्रेसी होता है ना बच्चा पार्टी, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, समझिए अगर हम लोग अपने रूलर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं चूज कर रहे होते और वो लोग हायरार्की के थ्रू आ रहे होते, तो दे वुड हैव नॉट गिवन अस एनी राइट। अभी हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। नहीं होता हमारे पास ये कुछ भी। इसीलिए डेमोक्रेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो एक फाउंडेशन है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। अब लोगों का पार्टिसिपेशन, देखिए जब इलेक्शंस होते हैं ना तो काउंट किया जाता है भाई कि इस वाले इलेक्शन में आखिर कितने नंबर ऑफ लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं या नहीं किए हैं। क्यों आखिर हम इसे काउंट करते हैं? क्यों पूछा जाता है कि आपने वोट दिया? ये तो हमारा एक राइट है कि हम वोट देने जाएं, यस और नो। जस्ट बिकॉज कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ना बच्चा पार्टी, पब्लिक पार्टिसिपेशन से और ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपका एक अलग ओपिनियन होगा, आपके फ्रेंड का अलग ओपिनियन होगा, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके कजिन्स हैं, या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल है, या आप जो नेबरहुड है, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होता है। और वही ओपिनियन आप क्या करेंगे, रख पाएंगे थ्रू योर वोट, ठीक है। दैट इज वाई योर पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी है क्या? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो वी ऑल शुड come together as a responsible citizen of this country to participate in the democracy, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी पे चलते हैं। भाई डेमोक्रेसी होती क्या है? तो सबसे पहले मैंने तो अभी थोड़ा सा बता दिया था, बट चलो फिर से देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट्स विथ द पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना कि डेमोक्रेसी जब भी मैं नाम लूं, डेमो मतलब पता है क्या होता है बच्चा? डेमो मतलब होता है पीपल। तो यहाँ पे जो लोगों के द्वारा अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है? हमारे पास है। अब अल्टीमेट अथॉरिटी हमारे पास कैसे है? आओ मैं समझा देती हूँ तुम लोगों को। जैसे समझो हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, यस और नो। समझिए ये हमारा कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ये कौन है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव चूज कौन कर रहा है? हम लोग चूज कर रहे हैं, पीपल चूज कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे पीपल बना देती हूँ, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं बनाऊंगी, आप लोग समझ जाना, बहुत सारे लोग, दीज आर पीपल,
और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, इसको हम लोगों ने चूज किया है, तो हमारे पास क्या है, पावर है क्या करने का, चूज करने का, कि हम कौन से रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे जो कि हमारे लिए क्या करेगा, वहां संसद में जाके बोलेगा, हमारे मुद्दे जो है संसद में जाके रखेगा, ठीक है। आइदर इट्स लोकसभा और आइदर इट्स राज्यसभा, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लोकसभा, बिकॉज लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो वी हैव द पावर टू चूज या फिर इलेक्ट दिस रिप्रेजेंटेटिव। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, तो डेमो, पीपल के पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Citizen elect their representative through free, fair and regular elections to govern the country. Yes or no? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, जब हम क्या करते हैं, इस रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। अब यही इलेक्ट बोल लो या फिर इलेक्शन बोल लो, जो होता है वो कैसा होता है बच्चा पार्टी, फ्री होता है एंड फेयर होता है, ठीक है। और एक और चीज है, रेगुलर होता है। समझिए, आपका इलेक्शन फ्री तो हो रहा है, आपको बोल दिया गया है कि ठीक है, आप जिसको भी चाहते हो, आप अपने जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव को वोट करना चाहते हो, जाओ दे दो, ठीक है। फेयर इलेक्शन हो रहा है, वोट काउंटिंग अच्छे से हो रही है, लेकिन रेगुलर नहीं हो रहा है, तो वही जो रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ है चूज करने के बाद, वो तो एकदम ऑटोक्रेटिक हो जाएगा कि भाई अब तो अहम ब्रह्मास्मि है ना, हमसे बड़ा है ही नहीं कोई, हम तो कई बहुत दिनों के लिए चूज होकर आ गए। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये तीनों पॉइंट, इलेक्शंस फ्री होने चाहिए, किसी पे फोर्स नहीं होना चाहिए कि भाई तुमको ना यही बटन जाके दबाना है, ठीक है, हम तुमको इतना पैसा देंगे, हम तुम्हारे घर में ये भिजवा देंगे, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। फेयर इलेक्शन होना चाहिए एंड ऑल्सो रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, सो दैट आवर डेमोक्रेसी अकाउंटेबल रहे, ठीक है। आगे क्या है भाई, इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एवरी इंडिविजुअल इंजॉयज इक्वल राइट्स, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो, यही हमारे फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं बच्चा पार्टी। अगर मैं बात करूं, हमारे पास इक्वल राइट्स है ही नहीं। चलो, मेरे पास इक्वल राइट है कि चलो मैं मुझे जो पसंद है मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे जो स्कूल में जाना है, मुझे जो कॉलेज में जाना है, मैं वो पढ़ सकती हूँ, मुझे जो एम्प्लॉयमेंट चाहिए मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन आप पर रेस्ट्रिक्शन लग गई, इसका क्या मतलब है, आप भी तो भारत के ही नागरिक हो, आपको इक्वल राइट नहीं मिल रहा है जितना राइट मुझे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डेमोक्रेसी तो नहीं रह जाएगी। सेम कम्स फॉर दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर मैं चाहूं, मुझे जो चीज बुरी लग रही है मैं आपको कन्वे कर सकती हूँ, राइट। अगर कोई इंसान मुझे परेशान कर रहा है, कोई ऐसी चीजें बोल रहा है जो इट इज अगेंस्ट माई डिग्निटी, ऑफ कोर्स आई हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस दैट, यस। तो यही सारे क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कि डेमोक्रेसी की वजह से हमें मिले हुए हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करती है, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता रहती है ना, कि पता होना चाहिए कि अगर हमें ये रिप्रेजेंटेटिव पसंद है, ये काम करता है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट को लेके, राज्य को लेके बहुत ही ज्यादा सोचता है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या लोगों की प्रॉब्लम्स है, सुनता है, तो यस, दैट शुड बी द पर्सन हु शुड बी इलेक्टेड, है ना, या फिर चोजन। तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है कि मैंने ये रिप्रेजेंटेटिव XYZ जो रिप्रेजेंटेटिव है इसको चूज किया है भाई, तो तुम ना काम करोगे, है ना, लोगों की जो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए तो हमने तुमको क्या किया है, इलेक्ट किया है। लोगों की प्रॉब्लम तुम सुनोगे, और सिर्फ प्रॉब्लम सुनोगे नहीं कि भाई यहाँ पे तो लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, है ना, लड़के लड़कियों को हरास करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही खराब है, रोड्स बहुत ही खराब हैं। सिर्फ प्रॉब्लम जानने से नहीं होगा, आपको उस प्रॉब्लम का समाधान करना होगा भाई रिप्रेजेंटेटिव जी। इसीलिए हमने आपको क्या किया है, चूज किया है। यही क्या बनाता है, इस रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल बनाता है, ठीक है, कि हमने अगर आपको चूज किया है तो आप अब अपनी ड्यूटी निभाइए। देखो, हमने अपनी ड्यूटी निभा दी ना बच्चा पार्टी। हमारी ड्यूटी क्या थी कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और उस इंसान को चूज करें जो कि सच में काम कर सकता है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव जब इलेक्ट होकर आता है, तब इसकी क्या ड्यूटी है, जो भी जनता की प्रॉब्लम्स हैं उसे ये सॉल्व करे। ये नहीं कि अब अपनी कुर्सी में बैठ जाए और फिर जब फिर से इलेक्शन आने वाले होंगे तब फिर काम करना शुरू करे। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ओके, दैट इज नॉट व्हाट डेमोक्रेसी इज। जस्टिस होना चाहिए, रिस्पेक्ट
फॉर द रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है बहुत अच्छे से दिया गया है आपके चैप्टर में, जो कि मैं बताऊंगी, ठीक है। जो भी लॉज बनाए जाते हैं उनकी ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उसी तरीके से सिस्टम आगे बढ़ना चाहिए, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस, है ना। और डेमोक्रेसी जो है ना बच्चा पार्टी, वो कई सारे देशों में क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड टाइप ऑफ गवर्नेंस है। गवर्नेंस क्या होता है, जैसे जो सरकार होती है हमारी, है ना, जो गवर्नमेंट होती है हमारी, वो रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, स्कीम्स लेकर आती है, लॉज बनाती है हमारे लिए। दैट इज व्हाट इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस फॉर सिटीजन, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा देखी जाती है। वैसे आप अदर कंट्रीज देख लो, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, दीज कंट्रीज यू सी देम, there is one person who is ruling it, right? And they say that they are democratic, they are democracy, but democracy है क्या, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। चलो आगे बढ़ते हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, हर एक के पॉइंट्स के बाद मैंने आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हैं ताकि हम पूरा का पूरा एक समरी या रिवाइज कर ले, ठीक है। सबसे पहले डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना। लोगों के ही लिए क्या है हमारी ये सरकार, डेमोक्रेसी क्या होती है। नेक्स्ट क्या है भाई, सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो बच्चा आप ये रट लेना, दैट डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आ रहा है तो कैसे होकर आएगा इलेक्ट, फ्री, फेयर और रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद एवरी अडल्ट सिटीजन हैज राइट टू वोट, सभी के पास, अडल्ट सिटीजन के पास आफ्टर 18 ईयर्स यू हैव राइट टू वोट, ठीक है। राइट टू वोट होता है यानी कि क्या, आप फ्री हो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए, यू हैव योर ओपिनियन टू एक्सप्रेस थ्रू दैट वोट, ठीक है। दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी को क्या बनाता है, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, अकाउंटेबल बनाता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इंश्योर्स इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। अब डेमोक्रेसी ये भी इंश्योर करता है कि जो हमारे सिटीजन हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कि राइट टू इक्वालिटी हो हर एक सिटीजन के पास। ये नहीं कि जो बहुत ज्यादा गरीब है और जो बहुत ज्यादा अमीर है उनके बीच का डिफरेंस बढ़ता ही रहे, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। डेमोक्रेसी में दोनों के ही बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। जो बहुत ज्यादा अमीर है उसका क्या करना है, वेल्थ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड जो बहुत ज्यादा गरीब है उसके पास ये वेल्थ पहुंचानी है। और सरकार क्या करती है, स्कीम्स बनाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है ये सारा वेल्थ, ताकि उस जो पुअर इंसान है उसकी कंडीशन क्या हो और बेहतर हो सके। दैट इज व्हाट इज योर इक्वालिटी टॉक्स अबाउट, ओके। देन देयर इज लिबर्टी एंड जस्टिस, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, और है ना, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है अब ये किसका पार्ट बन जाता है, तो अगर ये चूज होकर आ जाता है, इलेक्ट होकर आ जाता है, तो ये गवर्नमेंट का पार्ट बन जाता है, ठीक है। GOVT मतलब गवर्नमेंट लिख रही हूं मैं। गवर्नमेंट का पार्ट बनने के बाद अब ये किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें रिस्पॉन्सिबल होता है। वाई, बिकॉज वी हैव गिवन हिम दिस पावर, ठीक है, हमने उसको पावर दी है कि तुम हमारे लिए क्या करो, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो हमारी, उसे सॉल्व करो, उससे रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनाओ। यस, सो ही बिकम्स द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट क्या दिए है, तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है भाई, तो अ डेमोक्रेसी इज आइडेंटिफाइड बाय इसेंशियल फीचर्स दैट एंश्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। अब लोगों का पार्टिसिपेशन जो है गवर्नेंस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए, अगर सरकार ने कोई स्कीम बनाई, ठीक है, XYZ स्कीम है, और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण होता है ना, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन होता है, बड़े हमारे लिए राशन कार्ड वगैरह होता है, राशन कार्ड बना के फ्री अनाज मिलता है, दैट बिलो पॉवर्टी लाइन वाली चीजें होती हैं, राइट। तो अगर हमने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो ये डेमोक्रेसी कहाँ की रह गई, यस और नो। लोगों के लिए ये सारा चीज किया जा रहा है ना, तो वी शुड पार्टिसिपेट इन दिस गवर्नेंस, इसी को क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, फ्री फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की, तो आप कैसे पता लगाएंगे भाई कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं है। जहां पे आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि आपको, हर एक नागरिक को, ठीक है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया आफ्टर सर्टेन एज
अगर उसके पास वोट करने का हक है, दैट इज राइट टू वोट, दैट मीन्स द कंट्री हैज डेमोक्रेसी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ जस्ट द वन ऑफ द फीचर्स। पूरे फीचर्स अभी देख लो तुम लोग। सबसे पहला फीचर क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि आपके पास वोटिंग करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा फीचर क्या है भाई? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, दैट यू ऑलरेडी नो कि फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए मैडम। उसके बाद थर्ड क्या दिया है? तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। देखिए, अगर मैं रूल ऑफ लॉ की बात करती हूँ बच्चा पार्टी, रूल ऑफ लॉ माने क्या? रूल ऑफ लॉ। अब देखो, सरकार है हमारे पास, यस और नो, गवर्नमेंट होती है हमारे पास। गवर्नमेंट तो कुछ भी लॉ बना सकती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होता है। ये जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट हो सकता है कि XYZ रूल बनाए, और जो ऑलरेडी रूल बने हैं, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किस तरीके से क्या वर्क करना है, शायद उसे इग्नोर कर दे। अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। यस, जो ऑलरेडी रूल्स एंड लॉज बने हुए हैं हमारे पास, उन्हें क्या करना है? हमें फॉलो करना है और उन्हें ही आगे ले चलना है। और मे बी आगे चल के अगर हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती है तो उसे मॉडिफाई भी करना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, और उसमें रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, किसी एक आर्बिटरी इंसान का, है ना, वेग सा आइडिया लेके पूरा देश नहीं चलेगा। प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिसपे हम क्या करेंगे? अमल पाएंगे एंड दिस फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। देन क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड देयर आर हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स, राइट, और देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस पे डिपेंडेंट है क्या बच्चा पार्टी? बताओ मुझे कमेंट्स में। वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, पूरी की पूरी जुडिशरी की अगर मैं बात करूं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो स्टेट के हाई कोर्ट्स हो, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ हम जाके कहाँ पे, अगर समझो गवर्नमेंट ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ XYZ पर्सन, जो कि गवर्नमेंट ने क्या कर ली? हड़प ली। ठीक है, उसको तो वो इंसान कहाँ पर जाएगा? क्योंकि वो तो सरकार से लड़ रहा है। दैट पर्सन, ही और शी, विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वाई? बिकॉज द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, है ना। जुडिशरी ये नहीं करेगी अच्छा क्योंकि ये सरकार है तो इसने तो हमेशा सही ही किया होगा तो मैं सरकार के साथ हूं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? दोनों का ही पक्ष सुनता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी तो आप सोचो कि हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं हमारी सरकार को कि आप आखिर कर क्या रहे हैं, राइट। द नेक्स्ट फीचर इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, ये कौन प्रोटेक्ट करता है भाई? तो ये प्रोटेक्ट करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब कौन कौन से आर्टिकल से करता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, अपना फंडामेंटल राइट बचाने के लिए, तो दैट विल बी done with article number 32, and if you go to high court, so you will use article number 226। ठीक है, वैसे इस आर्टिकल को हम क्या कहते हैं? रिट पेटिशन कहते हैं, रिट कहा जाता है। ठीक है बच्चा, रिट पेटिशन मतलब वो तो आपने इसको आर्टिकल नंबर 32 में रिट्स भी आते हैं, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम क्या कर सकते हैं? इन आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारे फीचर्स होते हैं हमारे डेमोक्रेसी के जो आपको याद रखने हैं। आगे क्या है? डेमोक्रेसी एनकरेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड अलाउस पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, है ना। अब देखो, हर 5 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, यस और नो। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस स्लाइड सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली, है ना। ब्लैक रहेगा तो इट विल बी गुड। देखो, अभी मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे? पीसफुल सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या एनकरेज करता है? पब्लिक पार्टिसिपेशन एनकरेज करता है। यस, हम जितने भी एडल्ट्स हैं वो सब पार्टिसिपेट करना चाहिए वोटिंग सिस्टम में, डेमोक्रेसी में। ऑफ कोर्स ये हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। और क्या है? रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी है, आपको पता होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कहते हैं भारत के लिए,
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विविधता है भारत में। देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स of different religion, speak different languages, follow different tradition and culture, still they stay together. Yes or no? यही क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है। अब आप जब स्कूल जाना बच्चा, तो अपने दोस्त से पूछना कि उसकी कौन सी रीजनल लैंग्वेज है, कौन सी भाषा बोलता है, कौन कौन से ट्रेडिशन फॉलो करता है, कौन कौन से कल्चर फॉलो करता है, तो आपको पता चलेगा। मे बी यू विल गेट टू नो न्यू थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है, दैट वी शुड रिस्पेक्ट। अलाउ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। अब ट्रांसफर ऑफ पावर मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी में आपको मैंने बताया हर 5 साल में क्या होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी चूज होकर आ चुका है, 5 साल बाद फिर से क्या होगा, या तो वो री इलेक्ट हो सकता है ना, या तो वो री इलेक्ट हो सकता है, या तो री इलेक्ट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कोई नया इंसान क्या होगा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बन के आने वाला है। अब ये जो नया इंसान रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है, जो पुराना वाला इंसान है, इसको क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाला है, ठीक है। क्या करेगा भाई, तो ट्रांसफर ऑफ पावर करेगा। देखो इसकी आंखें कैसी बन गई, अब सही है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है बच्चा पार्टी। इसी 5 साल के बाद जब ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी का फीचर भी कहते हैं, ठीक है। कई सारी ऐसी गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ पावर पे बिलीव नहीं रखती कि भाई हम तो इलेक्शंस में हारे ही नहीं हैं और हम तो ट्रांसफर करेंगे ही नहीं पावर। आप याद करो कुछ दिन पहले जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए थे, अगर किसी को याद हो तो, ठीक है, या फिर अगर नहीं याद हो तो अपने पापा या मम्मी से पूछ लेना। वेस्ट बंगाल में जब चीफ मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट्स में क्या होते हैं बच्चा पार्टी, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और सेंटर में बात करूं ओवरऑल तो हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेट की जब बात करती हूँ, जो चीफ मिनिस्टर थी वेस्ट बंगाल की, ठीक है, ममता बनर्जी मैडम थी। अभी हाल ही में दूसरे चीफ मिनिस्टर आए हैं, तो जब इलेक्शंस हार चुकी थी पहली वाली पार्टी, तो उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर देने से मना कर दिया था, ठीक है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे डेमोक्रेसी में पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए भाई, है ना। लड़ाई झगड़ा करके ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। चल, दिस फीचर क्रिएट्स पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिमेन्स अकाउंटेबल टू सिटीजन। अभी मैंने बोला था, अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा चीज या सबसे अटमोस्ट क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। सारी की सारी प्रोसेस ये जो मैंने अभी आपको बताई है, और इसके अलावा बहुत सारी प्रोसेस कहाँ पे लिखी गई हैं जो कि गवर्नमेंट भी फॉलो करता है, तो हमारे सबसे प्यारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। द अदर डे आई विल ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू शो यू। हमारा जो पार्लियामेंट है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, ओरिजिनल बुक रखी हुई है, ठीक है, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। अब हमारे 5 पॉइंट्स क्या बोलते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स एवरी एलिजिबल सिटीजन राइट टू वोट, है ना। अगर जो भी एलिजिबल पर्सन है, आप 18 साल के हो चुके हो, है ना, आपके पास वोटिंग कार्ड है आपका, आप भारत के नागरिक हो, तो ऑफ कोर्स आपको राइट टू वोट है। और आप किस में पार्टिसिपेट, मतलब यही क्या होता है आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है। इलेक्शंस आर फ्री, फेयर एंड पीरियोडिक। इसी पीरियोडिक का ही मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, रेगुलर, है ना। तो इलेक्शंस क्या होने चाहिए, फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड रेगुलर होना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट दिस। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सबसे स्टार पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हमारी जुडिशरी हो, चाहे एनीबडी इन दिस कंट्री, नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्या करते हैं हम, बाकी के सारे लॉज बनाते हैं। ओके, देन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करे जाते हैं। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेफगार्ड्स जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। क्योंकि हमारे जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, तभी तो जो रूल्स हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं,
क्या गलत तरीके से इंप्लीमेंट तो नहीं हो रहे हैं, ये कौन इंश्योर करता है? तो जुडिशरी इंश्योर करता है। अगर कोई भी रूल भाई गलत तरीके से अप्लाई हो रहा है तो फिर जुडिशरी क्या करेगी? बीच में इंटरवीन कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस सभी को मिले, ये कौन इंश्योर करता है? तो जुडिशरी इंश्योर करता है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट व्हाई डेमोक्रेसी। भाई आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों? हम दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं चूज करते हैं? डेमोक्रेसी को ही क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स। देखो, इंडिविजुअल राइट्स क्या करता है भाई? प्रोटेक्ट करता है एंड एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, और सभी की ही पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है। ये नहीं कि कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई इंसान अगर इलिटरेट है, नहीं है पढ़ा लिखा, तो उसको हम राइट टू वोट नहीं देने वाले हैं। क्या ऐसा होता है हमारे यहाँ? नहीं होता है, ठीक है। अगर आप एक सर्टेन एज के बाद आपको राइट टू वोट मिलता ही है, यानी कि इक्वल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस होता है। और इस डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई कि हमारा जो भी इंडिविजुअल राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको राइट्स तो दे दिए हैं लेकिन सरकार आपको हर बार क्या कर रही है? रोक रही है उन राइट्स को अप्लाई करने से, है ना, उन राइट्स को लेने से। तो ये डेमोक्रेसी में नहीं होने वाला। दैट इज वाई डेमोक्रेसी, ओके, दैट इज वाई डेमोक्रेसी। आगे क्या है? इट एनकरेजेस डिस्कशन होता है भाई, डिबेट होता है, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब आप देखो ना, कितने सारे ऐसे मैटर्स हैं जो लोग बहस करते हैं भाई कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। आप टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे देखना, लोग बैठते हैं बाकायदा बहस करने के लिए कि आखिर हमारे देश में लोग डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्म से रिलेटेड मुद्दे पे क्यों बात करते हैं, या फिर लोगों की प्रॉब्लम समझने के जगह कहीं और ही ध्यान है उनका। तो इन सभी बातों पे हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, यस और नो। और डिबेट और डिस्कशन कौन करता है? जो रूलिंग पार्टी होती है। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ रूलिंग पार्टी क्या है। देखो, रूलिंग पार्टी की अगर मैं बात, वैसे आने वाला है ये कंसेप्ट आगे आपके बच्चा पार्टी, लेकिन मैं बता देती हूँ। रूलिंग पार्टी वो पार्टी है जो अभी भी क्या कर रही है? हमारे लिए रूल्स लॉज बना रही है और जो रूल कर रही है अभी भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सी पार्टी है अभी हमारे देश में, आप लोग कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक होती है आपकी ऑपोजिशन पार्टी, है ना। एक जो होती है वैसे मेन ऑपोजिशन पार्टी होती है, और ऑपोजिशन पार्टी कई सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो मेन ऑपोजिशन पार्टी कौन सी है हमारे देश में, ये भी आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब क्या करेंगे? जो ऑपोजिशन पार्टी है वो तो ऑलरेडी रूल में नहीं है, वो तो रूल्स लॉज रेगुलेशंस नहीं बना रहे हैं। तो जो ये रूल्स हो गए, है ना, लॉज हो गए, अगर ये लोग बनाते हैं या फिर पास करते हैं तो इसे भाई क्वेश्चन कौन करेगा कि ये रूल जो है ये बहुत ही खराब है, ये फंडामेंटल राइट्स लोगों के छीन लेता है? कौन क्वेश्चन करेगा? हम लोग करेंगे, हम लोग भी करते हैं। लेकिन ये जब लॉ पास हो जाएगा तब हम करेंगे, तब तो कोई मतलब कुछ होगा ही नहीं। तो ये जो अपोजिशन पार्टी होती है ये क्या करती है भाई? ये क्वेश्चन करती है। दैट इज वाई हमारे देश में अपोजिशन पार्टी होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए चीज़ों के लेके, और पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, एक समस्या का समाधान आ रहा है। नो, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो आगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल टू पीपल एंड कैन बी चेंज थ्रू इलेक्शन विदाउट वायलेंस। डू यू इमेजिन दिस पावर? कितनी बड़ी पावर है कि अगर ये जो XYZ मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसको मैं थोड़ा सा, है ना, लेट मी अनजूम इट, आई होप सो ये दिख रहा होगा बच्चा पार्टी आप लोगों को। वाई एम आई नॉट एबल टू ड्रैग इट? ओके, चलो, अगर ये रिप्रेजेंटेटिव है हमारा, ठीक है, XYZ पर्सन, और ये हमने इसको इसलिए चुना था कि ये हमारे लिए काम करेगा, ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लाएगा, लेकिन इसने तो कुछ सल्यूशन नहीं लाया भाई। और 5 साल बाद फिर से वोट मांगने आ गया है कि भाई वोट तो हमें ही दें। तो हम क्या इसे वोट देंगे? क्यों देंगे भाई? तुमने हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन किया कुछ? तुमने हमारे लिए कुछ काम किया? नहीं किया, राइट।
इसीलिए हम क्या करेंगे, हम किसी और पर ट्रस्ट करेंगे, हम किसी और रिप्रेजेंटेटिव को मौका देंगे, मे बी दैट XYZ पर्सन विल वर्क फॉर अस। यस, तो यहाँ पे वही चीज दी हुई है कि बिना किसी वायलेंस के, है ना, फिर से क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो हम चूज करते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और बच्चा पार्टी जरूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव जो चूज किया गया है वो चेंज हो ही, है ना। अगर उस रिप्रेजेंटेटिव ने अच्छा काम किया है, अपने वादों पर खरा उतरा है, अपना जो मैनिफेस्टो है ना, जिसमें लिखा गया था कि मैं इस जिला को इस तरीके से संभालूंगा और इतना विकास करूंगा, अगर उसने सच में किया है तो ऑफ कोर्स उसको क्या किया जाता है, री इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, री इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या होगा, चेंज ही करना पड़ेगा हमें इंसान। आगे क्या है, बाय रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी डेमोक्रेसी creates a stable, inclusive and responsible political system that works for welfare of the people। और यही जो डेमोक्रेसी है हमारी, अगर हमारी डेमोक्रेसी स्टेबल है ना, स्टेबल मतलब क्या मैम, स्टेबल मतलब भाई अब जो सरकार है वो स्टेबल होनी चाहिए ना, तभी तो लोगों के लिए सोच पाएगी, लोगों के बारे में सोच पाएगी। अगर सरकार ही खुद कंफ्यूज है, सरकार को ही खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रूल्स बनाए, कैसी पॉलिसीज बनाए, सरकार ही नहीं चला पा रही है खुद की रूलिंग, तो किस तरीके से हमें संभालेगी। अगर सरकार स्टेबल है, इंक्लूसिव है ना, वेलकम करती है चीजों को कि चलो अगर XYZ चीज करने से, पॉलिसी लाने से, स्कीम लाने से हमारे जनता का विकास होता है तो हम ये चीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, तभी ही हमारे सिटीजन्स का यानी कि हमारा वेलफेयर हो पाता है, भला हो पाता है। ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने तो हमारी सारी कमान किसको दे दी है, सरकार को दे दी है। और सरकार ही अगर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही है, रिस्पॉन्सिबल नहीं खरी उतर रही है, तो क्या होगा। अब क्या हो रहा है देख लो, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ तुमको, बच्चा पार्टी क्या हो रहा है पता है तुम लोगों को। अगर आप लोग ने न्यूज पढ़ी होगी तो न्यूज में अभी कुछ दिन पहले ही आया है कि जो हमारा खाना होता है, फूड होता है, वाटर होता है, ठीक है, और कई सारी ऐसी ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा मिलावट है। ठीक है, आप ये जो नॉर्मल आटा लेने जाओगे, ठीक है, नॉर्मल जो हम फ्लोर लाते हैं, आटा है, चाहे वो गेहूं हो गया, राइस हो गया, इन सब में मिलावट है। अब हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, क्या आपको, आप बताओ, मैं आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराऊं या आप मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। हम तो वहां पे कुछ कर ही नहीं पा रहे, वी आर समबडी हु बायज इट, है ना, हम तो कंज्यूमर है। ये तो मैं आपको बताऊंगी जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर क्या होता है, बट हम तो इसे खाते हैं। ठीक है, लेकर आते हैं बाजार से, जो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है वो मिलावट कर रहा है, और उसको चेक करने के लिए सरकार ने पूरा का पूरा सिस्टम बनाया है। अब वही सिस्टम अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो हम किसको ब्लेम करेंगे, ऑफ कोर्स हम सरकार को ब्लेम करेंगे, और हम गवर्नमेंट से पूछेंगे भाई कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है कि दैट अ गर्ल वाज सिटिंग इन अ ज्वेलरी शॉप विथ हर मॉम, है ना, शी वाज अ टीचर, ऐसा मैंने सुना, मैंने वीडियो देखा। ठीक है, तो उसने क्या किया, बिस्लरी का बॉटल खोला एंड शी जस्ट हैड वन, एक सिप उसने पानी का लिया, उस बिस्लरी वाले बॉटल में एसिड था। अब उसका ये पूरा का पूरा जो पाइप है बच्चा, ये पूरा बर्न हो चुका है। शी कैन नॉट swallow anything, she cannot eat anything, she is hospitalized। who is responsible for this? बिस्लरी, है ना, प्रॉपर रीचेकिंग नहीं होती है, प्रॉपर चेकिंग नहीं होगी कि भाई आखिर इस बॉटल में है क्या। उस बेचारी लड़की ने पी लिया वो पानी एंड शी इज हॉस्पिटलाइज्ड नाउ। उसकी गलती है क्या? हम लोग तो ब्रांड्स पर इस तरीके से भरोसा करते हैं, ऑफ कोर्स। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट क्या है। तो डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स राइट्स एंड फ्रीडम, है ना, तो डेमोक्रेसी क्या करती है, हमारे राइट्स एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है, यस और नो। उसके बाद इट अलाउज पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस, ये ऑलरेडी बता दिया है मैंने कि किस तरीके से पीसफुल चेंज होना चाहिए जब भी सरकार बदल रही हो। देन थर्ड क्या है आपका, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है हमारा बच्चा पार्टी तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि अगर समझो मुझे XYZ पार्टी जो है वो पसंद नहीं है या फिर वो काम अच्छा नहीं कर रही है,
तो ऑफ कोर्स मेरा एक डिसीजन बनेगा कि दैट नेक्स्ट टाइम आई शुड वोट समबडी एल्स जो कि काम करने की इच्छुक है, जो कि काम कर सकता है। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर होती है हमारी, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की ही वजह से हमारी जो इक्वालिटी है या फिर सोशल जस्टिस की बात करती हूँ मैं, वो प्रोटेक्ट होता है। अब बोलोगे मैम सोशल जस्टिस क्या होता है, आगे इसकी डेफिनेशन दी गई है, चाहे वो इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, इन सब की डेफिनेशन दी गई है। आई विल कम टू दैट। लास्ट क्या है, इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी होने की वजह से ही ट्रांसपेरेंसी भी होती है और अकाउंटेबिलिटी भी होती है। किसी राजा या रानी का राज नहीं है कि वो कुछ भी आके यहाँ पे करेगा और हम कुछ क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है भाई यहाँ पे, तो आगे है हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब हिस्टोरिकल रूट्स की बात करते हैं कि भारत में आज हम कहाँ पर है, तो मैम आज तो हम 2026 में हैं, लेकिन हमको फ्रीडम कब मिला था, 1947 में। तब से लेके आज तक हमारी डेमोक्रेसी भाई किस तरीके से चल रही है, क्या क्या उसमें बदलाव हुए हैं, थोड़ा बहुत ये भी आपकी बुक में दिया गया है। ऑफ कोर्स आई नो अगर आगे चल के आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर या फिर कोई भी ऑफिसर बनना है भाई, ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वैसे क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा पढ़ा हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा ही रही हूँ ऐड कर करके, बट खैर उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, बट आपको ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आपके बुक में ये दिया गया है, आई एम वेरी हैप्पी कि ये सब बुक में दिया गया है ऑलरेडी। The roots of democracy in India can be traced back to ancient times when village assemblies and republican states participated in collective decision making, है ना। अब मैंने तो आपको 1947 से बताया है, लेकिन ये बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। बहुत पहले से मतलब जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे तब भी ये चीज़ रहती थी। अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूँ ना बच्चा, जब हमारा वैदिक काल है, ऋग्वेद है ना, इन सब में भी लोग क्या करते थे, सभा बनाते थे। जब मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर बताऊंगी तब मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगी, सभा एंड समिति, ठीक है। इसी सभा समिति में क्या करते थे, लोग इकट्ठा होते थे और चर्चा करते थे चीज़ों पे कि आखिर ये चीज़ कैसी है, क्या है, सही है, गलत है, इसको हम आखिर किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले से चला आ रहा है ये चीज़, आज का कंसेप्ट नहीं है ये, ठीक है। तो पहले भी कलेक्टिव पार्टिसिपेशन देखा जाता था, किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं कि हमें XYZ डिसीजन लेना है तो एक इंसान, मैं हूँ, मैंने बोल दिया ये अच्छा है तो वही होगा, नो, इट शुड बी कलेक्टिव डिसीजन, दैट इज जब अप्लाई होगा सारे सिटीजन्स पे, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहा है। डेमोक्रेटिक आइडियल सच एज इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस बिकेम स्ट्रॉन्गर अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनल लीडर्स। अब हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहुत सारे, है ना, उनके अंडर क्या हुआ है, ये हमारे नेशनल लीडर्स हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया हमारे लिए, है ना। तभी तो हमें जाके 1947 में हमने ब्रिटिशर्स को भगाया यहाँ से, ठीक है। उन्होंने क्या चीज़ यूज़ किया भाई, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे क्या थे, हमारे आइडियल्स थे, है ना। कि डेमोक्रेसी अगर हम बना रहे हैं, हम बन रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो ये सारे हमारे आइडियल्स होने ही चाहिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। याद रखना भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा 1950, ठीक है। Establishing itself as the world's largest democratic republic based on universal adult franchise and rule of law, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके की हम डेमोक्रेसी बने, तो हम लोग भाई यहाँ पे देख लेना सभी लोग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अभी वो बन चुके हैं ऑफ कोर्स हम लोग, एंड रिपब्लिक ऑल्सो। रिपब्लिक मतलब क्या है, हमारा जो हाईएस्ट ऑफिस रहने वाला है, ठीक है, हमारा जो हाईएस्ट ऑफिस रहने वाला है वो क्या होगा बच्चा पार्टी, वो इलेक्शन के थ्रू आएगा, वो हेरारकी, मोनार्की, इसके थ्रू नहीं आने वाला है, ठीक है। राजा रानी हमारे हाईएस्ट इलेक्शन वाले हाईएस्ट चेयर पे नहीं बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूके की बात करती हूँ, इंग्लैंड की बात करती हूँ, है ना, तो वहाँ पे क्या है, मोनार्क है, मोनार्क भी है वहाँ पे, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी काम करती है, बट वो अंडर मोनार्क के ही करती है।
तो मोनार्क क्या हो गया, जब जहां पे भी मोनार्क होगा वो अपने आप को रिपब्लिक नहीं बता सकता है, क्योंकि वहां पे तो हेरिडेटरी राजा बैठा हुआ है, रानी बैठी हुई है ना। बट हमारे यहाँ पे कोई राजा रानी नहीं है भाई, हमारे यहाँ पे सबके लिए समानता है, सबके लिए लिबर्टी है, जस्टिस है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी हमने कैसी चूज की कि हमारा जो हाईएस्ट ऑफिस भी होगा जो कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, दैट इज ऑल्सो इलेक्टेड। ओके, दो वी डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, दो स्टिल इट इज व्हाट, इलेक्टेड। ठीक है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। और कैसे इलेक्ट होते हैं दैट आई विल टेल यू। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 लोग जो फेवरेट हैं XYZ इंसान के, उनको बिठा दो और वो उस इंसान को चूज कर लेंगे तो ही और शी विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, इट इज डन थ्रू रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इज द अटमोस्ट थिंग हियर। अब कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं भूलनी है। सबसे पहले सुप्रीम लॉ कौन है हमारे पास, तो हमारे पास भाई कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ नहीं भूलना है आप लोगों को, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। उसके बाद डेमोक्रेसी में बच्चा पार्टी फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस नहीं भूलना है। यही हमारे डेमोक्रेसी को क्या बनाता है, एक मजबूत बनाता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारा आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बट ये 3 पॉइंट आपको नहीं भूलने हैं, क्योंकि मैं कई बार एग्जाम में ये पूछूंगी और ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 5 पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला पॉइंट, एंशिएंट इंडिया हैड सभाज, समितिज एंड रिपब्लिकन स्टेट। देखो मैंने देखा नहीं था ये, लेकिन मुझे याद है क्योंकि जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है ना, तब हमने देखा कि कैसे सभा थी, समिति थी। दो कई सारी ऐसी सभा समिति भी थी जहां पे विमेन को जाना अलाउड नहीं था, डिस्कशन में इन्वॉल्व होना, बट दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री दैट वी विल स्टडी। बट यहाँ पे एंशिएंट इंडिया पे हमारे पास सभा होती थी, समिति होती थी, रिपब्लिकन स्टेट्स होते थे जहाँ पे हम बैठते थे, डिस्कस करते थे और फिर कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री मूवमेंट है ना, फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट है ना बच्चा, जो हम अपने आज़ादी को पाने के लिए लड़े हैं, उसके वजह से आज हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमें ये लिखा गया है कि हमारे पास इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है ना। और यही किसके वजह से है भाई, तो ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है और फ्रीडम मूवमेंट की वजह से है। द स्ट्रगल दैट इज बिहाइंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। ये आपको ऑलरेडी पता है इंडिया कब इंडिपेंडेंट बना था, तो 1947। डेट भी लिख के मुझे बता देना, ठीक है, डेट क्या है, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। ऑलरेडी बता दिया है मैंने, पर यहाँ पे अगर आप लोग डेट भी याद रख लो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया, कब हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने लिखा, ठीक है, उसको कितना टाइम लगा लिखने के लिए, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किया, ये सब तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब फोर्स में लाया, ठीक है, उसमें जो रूल्स, रेगुलेशंस, आर्टिकल्स लिखे गए थे, कब हमने उसको यूज किया भाई, तो यहाँ पे 26 जनवरी 1949 याद रखिएगा। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारा जो भारत है ना बच्चा भाटी, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, कि अब भारत को है ना, इंडिया को मैं क्या बोलती हूं, इंडिया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, लेकिन मुझे आप लोग बताइएगा कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, चलो पूरा ही लिख देती हूं, ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कौन सा डेमोक्रेसी है, कौन सी कंट्री है, उसका आप लोग मुझे नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने देख लिया है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था है ना, जब हमारी डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे, जब हमारी जो सबसे पहली पार्लियामेंट बैठी थी, इस तरीके से क्या थे, यहाँ पे आपको लोग दिख रहे होंगे बैठे हुए है ना,
दीज ऑल पीपल वेर देयर। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू सर दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे एक कमिटी बैठी हुई है, उसके बाद यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। तो यू कैन सी कि इस तरीके से क्या होता था, कुछ पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन हुआ करता था हर एक लॉ बनने के पहले, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी लॉ बन रहा है और चलो 3-4 लोगों ने बोल दिया है कि हाँ हाँ हम लोग क्या हैं, आपके साथ हैं, बट बाकी सारी जनता अगर आपके साथ नहीं है, मतलब दैट लॉ इज नॉट फेयर, दैट लॉ इज नॉट गुड फॉर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यस और नो। इसीलिए सभी का ही यस होना, सभी का ही यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डेमोक्रेसी हैज इवॉल्व ओवर सेंचुरीज थ्रू पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना। अब भारत की अगर मैं बात करूं बच्चा पार्टी की, 1947 के पहले जब ब्रिटिशर्स थे, है ना, उसके पहले में भी हमारे लिए डेमोक्रेसी का मतलब अलग रहा हो, लेकिन जब वो गए तो वी न्यू कि हमें हमारी डेमोक्रेसी का क्या मतलब रखना है, ठीक है। हमें किस तरीके की सरकार चाहिए, ये किस तरीके से आता है, सोशल रिफॉर्म से आता है, पॉलिटिकल रिफॉर्म से आता है और स्ट्रगल से आता है। अब आप देखो, अब मेहनत करो, ठीक है, बढ़िया 1 साल मेहनत करो, बढ़िया आंसर्स को पढ़ो, ठीक है, रटो और समझो कंसेप्ट्स को, और फिर जब आपके 99, 98, 96% आएंगे, तब आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आप तो टॉपर हो, आप बताइए कैसे आपके इतने मार्क्स आए। तब आप क्या बोलोगे कि भाई मेरी स्ट्रगल भी तो देखो, मैंने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है, मैंने खुद के अंदर कितने सारे रिफॉर्म्स किए हैं, यस और नो। पहले अगर मुझे किसी आंसर में 10 में से 5 मिलता था, तो मैंने इंश्योर किया कि मैं इस पे +4 करके 9 लेकर आऊं। मैंने इंश्योर किया कि मैं 1 नंबर के लिए भी स्ट्रगल करूं और देखूं कि आखिर कहाँ पे ये नंबर मेरा जा रहा है, हाँ या ना, बोलोगे ना यही चीज। यहाँ पे भी वही हमें देखना है कि किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रगल की वजह से, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की वजह से इवॉल्व हुई है, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे, तो एंशिएंट ग्रीस इज रिगार्डेड एज बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है, तो आप लोग जल्दी से नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। वेयर इज दैट स्लाइड जहां पे मैं इसको लिख दूं, यस ये वाली स्लाइड है बच्चा पार्टी। बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है भाई, तो एक कंट्री है बच्चा ग्रीस, ठीक है। यूरोप में एक कंट्री है जिसका क्या नाम है, ग्रीस है, जो कि बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी है। अब भाई डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा वहां पे, तभी तो डेमोक्रेसी कहा जा रहा है। तो वहां पे क्या हुआ था, डिसीजन मेकिंग में लोगों का, यानी कि ग्रीस के सिटीजन्स का डायरेक्टली पार्टिसिपेशन था। समझ में आ रहा है डेमोक्रेसी मतलब होता क्या है। अगर मैं हमारी क्लास के लिए, ठीक है, समझिए हमारी क्लास में 1000 लोग हैं। अरे ये माइक क्यों फंस रहा है, बताओ माइक क्या दिक्कत है तुम्हें, है। हमारे क्लास में समझिए बच्चा पार्टी 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब ये मैं समझ रही हूँ कि हमारे क्लास में 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, आपकी जो मैडम है आपके लिए रूल्स बनाना चाहती हैं, ठीक है, आपके लिए कुछ ऑर्डर्स देना चाहती हैं, कुछ रेगुलेशंस लाना चाहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्डर लाना चाहती हूँ कि अब से कोई भी वाटर बॉटल नहीं लेकर आएगा स्कूल में और पानी नहीं पिएगा, ठीक है। पानी लाना मना है एकदम, मैंने नो कर दिया। स्कूल कितने घंटे की होती है, अब 7 बजे से 12 बजे तक जाते हो, है ना, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 समझ लेते हैं हम 6 घंटे की, ठीक है। 6 आवर्स आप कहाँ पे रहने वाले हैं, स्कूल में रहने वाले हैं। और मैडम ने क्या कर दिया है, मैडम ने बोला है कि पानी मत लाना भाई, और स्कूल में तो पानी मिलने नहीं वाला, ठीक है। अब 6 घंटे बिना पानी के रहोगे आप लोग। आप लोगों के लिए ये लॉ मैं पास कर दूं, ये रूल मैं पास कर दूं, कैसे पास करूंगी, अकेले अगर पास कर दूंगी तब तो ये डेमोक्रेसी हुआ ही नहीं। तब ये डेमोक्रेसी होगा क्या, बताना मुझे कमेंट्स में कि अगर मैंने अकेले ही क्या कर दिया, इस रूल को अप्लाई करा दिया और हाँ अब से स्कूल में कोई बॉटल लेके नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग बेंच के नीचे पानी गिरा देते हो, है ना, एक दूसरे को भी गीला कर देते हो, भिगा देते हो, तो नहीं लेकर आना है। कुछ भी आर्बिटरी में बता के आपको ये बोल दूं कि नहीं लेकर आना है, तो क्या ये राइट डिसीजन होगा, नहीं होगा।
क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं बेटा, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं, इसको ऑटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है, इसको मोनोपोली कहते हैं। अगर मैं सारे के सारे 1000 स्टूडेंट से क्या करती हूँ, यस और नो में जवाब लेती हूँ, ठीक है, सभी को ही क्या करना है, मेरे सारे ही एस मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है, सारे ही स्टूडेंट्स को मैं एक वोटिंग पैड दे देती हूँ, उसमें यस और नो का बटन है। आई नो, है ना, सारे के सारे 1000 क्या बोलोगे कि नहीं, सारे के सारे 1000 क्या बोलोगे कि नो भाई, हमें तो पानी लाना है, 6 घंटे हम बिना पानी के थोड़ी बैठेंगे। इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने आपको डिसीजन लेने की अनुमति दी, यस और नो। मैंने आपको इन्वॉल्व किया है किस प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मैंने आपको इन्वॉल्व किया है। और फिर आप अगर नो बोलेंगे तो मैं इस रूल को क्या करूंगी, हटा दूंगी। यस और नो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, ठीक है। जब मैंने आपका पार्टिसिपेशन लिया है डिसीजन मेकिंग पे, तभी ही क्या होता है, ये डेमोक्रेसी कहलाता है। और ये सबसे पहले कहाँ पे आया था, बर्थ प्लेस क्या है, तो ग्रीस है, याद रखिएगा। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी डेमोक्रेसी आया था। आगे क्या है, ओवर टाइम डेमोक्रेटिक आइडियाज स्प्रेड टू यूरोप, अमेरिका एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके क्या होता है, जो हमारे आइडियाज होते हैं ना, है ना, टेक्नोलॉजिया, जो हमारे आइडियाज होते हैं वो दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, चाहे वो यूरोप हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए, चाहे अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाए। जैसे आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि सबसे पहला, है ना, होमो इरेक्टस इंसान था जो अफ्रीका पे रहता था, धीरे धीरे करके वो कहाँ पे गया, धीरे धीरे करके वो माइग्रेट होता है एशिया में और यूरोप में, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या करते हैं, वो हंटर गैदरर, फार्मिंग, ये सब करते हैं, इवॉल्व होती है उनकी जर्नी। ये आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। वैसे ही बच्चा पार्टी, कोई भी अगर अच्छी चीज़ है ना, तो वो बाहर कहीं ना कहीं फैली जाती है। अगर आप बताओ मुझे, आप अच्छे नोट्स बनाते हो, आपकी अच्छी हैंडराइटिंग है, आप अच्छे से पढ़ लेते हो, आप अच्छे से रीड कर लेते हो, एंड यू आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, of course people will appreciate you and they will follow you, that they will ask you how do you do that, what do you follow, yes or no। तो अगर अच्छा आइडिया है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या होगा, स्प्रेड होगा। तो हमारा डेमोक्रेटिक आइडियल्स भी क्या हुए, स्प्रेड हुए, ठीक है। Today many nations have adopted representative democracy, ensuring people's participation, protection of rights and accountable governance through कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेसी को अप्लाई करते हैं अपने नेशन में, अपने कंट्री में, और क्या करते हैं भाई, तो लोगों का पार्टिसिपेशन है वहां पे, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है। हर एक देश में अगर वो डेमोक्रेटिक देश है तो उसमें उसके सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिलता है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है वहां पे, जो कि क्या फॉलो करते हैं, सारे के सारे ही क्या फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 पॉइंट्स की तरफ। तो एंशिएंट ग्रीस में क्या हुआ है, सबसे पहले बर्थ प्लेस है डेमोक्रेसी का। अर्ली डेमोक्रेसी वाज बेस्ड ऑन डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। अर्ली डेमोक्रेसी की बात करती हूँ जब मैं फॉर एग्जांपल सभा या समिति की बात करती हूँ, तो लोग डायरेक्टली आते थे, बैठते थे, डिस्कशन डिबेट करते थे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है बच्चा पार्टी। अभी क्या होता है, हम लोग हैं, है ना, हम पीपल हैं, हम किसको इलेक्ट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, फिर वो क्या करेगा, हमें जाके वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। आगे क्या है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स स्प्रेड थ्रू रिवॉल्यूशंस एंड रिफॉर्म्स। अब ऑलरेडी बता दिया है मैंने कि डेमोक्रेटिक आइडियाज जो थे, है ना, वो ऑलरेडी स्प्रेड हुए हैं, और रिफॉर्म्स एंड रिवॉल्यूशंस बहुत ज्यादा हुए हैं। यहाँ पे पढ़ोगे आप लोग कि किस तरीके से अलग अलग कंट्री में राजा थे, रानी थे, जब क्या कर दिया जाता है, उनको उनका शासन हटा दिया जाता है, रिवॉल्यूशंस आता है, लोग उनके खिलाफ मिल के लड़ते हैं और फिर लोगों की सरकार आती है, तो रिवॉल्यूशंस कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद हमारा मोस्ट कंट्री फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। बहुत सारी कंट्रीज जो है, अरे भाई ये इरेज क्यों नहीं हो रहे हो तुम, है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे क्या होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, वो क्या होती है, आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। और बहुत सारी कंट्रीज इसी डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो डेमोक्रेसी
continues to evolve with changing social and political needs, है ना। आज के टाइम पे और 1947 के टाइम पे लोगों की नीड्स बहुत ज़्यादा अलग होंगी, है ना बच्चा पार्टी। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, खुद को इवॉल्व करती है कि आज की नीड्स जो हैं वो फुलफिल होने चाहिए, उससे हम क्या करेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले हैं। सो यस, दिस वाज द इवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो भाई क्या दिया हुआ है, तो डेमोक्रेसी इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स दैट इंश्योर इक्वालिटी, लिबर्टी, है ना, चाहे वो इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, फ्रीडम हो या फिर पार्टिसिपेशन हो। एवरी सिटीजन हैज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन द गवर्नेंस, है ना। आप हो चाहे मैं हो, चाहे कोई बहुत अमीर हो चाहे बहुत गरीब हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, है ना, सिख हो, XYZ, सभी को ही हमारे डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का हक है, ठीक है। उन सभी के पास ही इक्वालिटी है, उन सभी के पास ही जस्टिस मिलने का या पाने का पूरा इक्वल राइट है, ठीक है। फ्रीडम है उनके पास, यही हमारी डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है भाई, ठीक है, फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद सभी के पास सेम अपॉर्चुनिटी है। द रूल ऑफ लॉ गारंटीज एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज समझो रूल ऑफ लॉ के बारे में बच्चा पार्टी, कहाँ पे मैंने बताया था आपको रूल ऑफ लॉ, ठीक है। जब मैं रूल ऑफ लॉ बोलती हूँ तो अगर यहाँ पे एक XYZ इंसान है, ठीक है, एक XYZ इंसान है और एक यहाँ पे ABC इंसान है, ठीक है, एक है चंदू और एक है मोंकू, ठीक है। अब मैंने पढ़ा क्या है यहाँ पे, एक बार फिर से इस लाइन पे चलते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या पढ़ा है भाई। द रूल ऑफ लॉ गारंटीज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं बिफोर द लॉ। अब जब मैं इस वाली स्लाइड पे चलूंगी, अच्छा हम स्लाइड्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तो लेट मी टेक दिस स्लाइड डाउन, नो, चलो कहाँ गया मेरा रीडिंग वाला, ओके इट्स हियर, चलिए नाउ वी आर गुड टू गो। अब ये एक क्या है, चंदू है और एक है मोंकू, ठीक है। हमारा चंदू जो है वो थोड़ा सा क्या है, पुअर है, ठीक है, पर मोंकू क्या है, रिच है, ठीक है। चंदू और मोंकू दोनों ने ही क्या कर दिया है, एक गुनाह कर दिया है, समझो, ठीक है। दोनों ने ही क्या कर दिया है, थेफ्ट, यानी कि चुरा लिया है कुछ, ठीक। अब दोनों ही क्या करेंगे, जस्टिस, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जाएंगे। तो जो रिच है क्या उसे माफ कर दिया जाएगा कि अरे भाई तुम तो बहुत अमीर हो, तुम चोरी कर दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो गरीब है उसको क्या किया जाएगा, धर दबोचा जाएगा क्या, ऐसा होने वाला है क्या, नहीं। रूल ऑफ लॉ है, सभी ही इंसान, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, ठीक है, चाहे औरत हो, आदमी हो, है ना, द थर्ड जेंडर हो, या फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, अरे भाई लिख लो भाई, लिख लो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है बेटा, सभी को ही क्या होने वाला है, सेम रूल अप्लाई होने वाला है, सभी पे ही सेम रूल अप्लाई होने वाला है। समझ में आया, यही क्या होता है, आपका रूल ऑफ लॉ होता है, जहां पे सभी पे ही जो भी इंसान है XYZ सेम रूल्स अप्लाई होंगे, ओके। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, है ना, transparency, accountability and protection of fundamental rights are essential principles that strengthen democratic governance and promote social harmony। तो ये सारी चीजें, चाहे वो ह्यूमन डिग्निटी हो, भाई ऐसी बातें ना करें आप जो दूसरों के डिग्निटी, है ना, दूसरों को ठेस पहुंचा दे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो यही सारी क्या है, हमारी प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी की। अगर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो इक्वालिटी एंश्योर्स, इक्वालिटी क्यों जरूरी है, एंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। आपके पास और मेरे पास बच्चा पार्टी सेम अपॉर्चुनिटी है ना।
आप अगर आज बैठना चाहो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं बैठना चाहूँ, वी हैव सेम अपॉर्चुनिटी. I will also have to study and go through all the process, all the hardship, and you will also have to study and go through all the hardship. Yes or no? सबके पास equal opportunity है. Liberty protects individual freedom. Liberty क्या है? Liberty जहाँ पे आपको freedom मिलता है ना? You have liberty to say what you feel, है ना? What you like, what you think, what you believe. तो आपके पास इसकी क्या है? लिबर्टी है, यानी कि फ्रीडम है. ठीक है. जस्टिस प्रमोट्स फेयरनेस इन सोसाइटी. जस्टिस क्यों जरूरी है भाई? लोग आज भी बोलते हैं कि हमें सरकार ने जस्टिस नहीं दिया, हमें जुडिशरी ने जस्टिस नहीं दिया. इसका क्या मतलब है? सोसाइटी बिलीव नहीं करेगी. सोसाइटी क्या करेगी? ट्रस्ट करना बंद कर देगी कि भाई हमें तो जस्टिस मिलता ही नहीं है, हमें तो न्याय मिलता ही नहीं है, तो हम क्या करें अब. इसीलिए जस्टिस प्रमोट करना चाहिए, होना चाहिए, मिलना चाहिए जस्टिस. और यही जो जस्टिस है ना बच्चा, न्याय है, प्रमोट करता है फेयरनेस इन सोसाइटी. अगर आप देखिए किसी भी XYZ जो इंसान है, अगर उसने क्राइम किया हुआ है ना, तो अगर उसको सजा मिलती है तो हम कितने खुश होते हैं दैट यस दिस पर्सन डिजर्व्स इट, है ना. बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे महिलाओं को हार्म किया जाता है, एनिमल्स को हार्म किया जाता है. देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर बीइंग डन, है ना, नाउ डेज. तो उनको ज़रूर से ही सज़ा होनी चाहिए. और अगर सज़ा होती है तो सभी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यस हमारे पास, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी फेयर है. अगर हमारे साथ भी अगर आगे जाके कुछ ऐसा होता है तो हमें न्याय मिलेगा, है ना. उसके बाद पार्टिसिपेशन अलाउज पीपल टू इन्फ्लुएंस गवर्नेंस. और अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो गवर्नेंस ऑफ कोर्स अफेक्ट होता ही है, उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है. अकाउंटेबिलिटी मेक्स गवर्नमेंट आंसरेबल टू द पीपल. और अकाउंटेबिलिटी क्या इंश्योर करता है कि जो सरकार हमने बनाई हुई है, हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजा है, वो अकाउंटेबल रहें, है ना, वो आंसरेबल रहें. कि भाई अगर तुमने बोला था कि तुम पूरा का पूरा रोड ठीक करवा दोगे तो तुमने अभी तक करवाया क्यों नहीं. वी कैन आस्क देम, है ना, वी कैन क्वेश्चन देम एंड दे आर आंसरेबल टू अस. दैट इज व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी. ठीक है बच्चा पार्टी. चलो नेक्स्ट इज पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं. तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं. और 4th पिलर तो आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा कि किस तरीके से न्यूज में था. आई थिंक 1 महीने पहले ही, है ना, XYZ न्यूज चैनल की मैडम है जिन्होंने कुछ कह दिया था जिसकी वजह से बहुत न्यूज में था. खैर चलो पढ़ते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन मेजर 3 प्रिंसिपल्स होते हैं या पिलर्स होते हैं विच वर्क्स टुगेदर टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस. कौन कौन से हैं पिलर्स भाई? these pillars are legislative, very very important, ध्यान रखो. सबसे पहला है भाई द लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी, है ना, एंड फ्री प्रेस. ठीक है, ये 4th पिलर जिसको हम कहते हैं. द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज. लेजिस्लेचर क्या करता है बच्चा पार्टी? लॉज बनाता है. अब मैं फिर से आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा डायग्राम बना के बताती हूँ. ठीक है, 3 हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 ठीक है, एक कौन है? लेजिस्लेचर होता है. ठीक है, एक कौन होता है? एग्जीक्यूटिव होता है. ठीक है, और एक कौन है? जुडिशरी होता है. ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो इसका क्या काम होता है? चलो एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेचर का. लेजिस्लेचर का काम होता है बच्चा पार्टी लेजिस्लेट करना, यानी कि लॉज को बनाना. तो इसका काम क्या होगा? टू मेक लॉज. ठीक है, लॉज को बनाना इसका काम होगा. एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया हुआ है उसे इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या काम होगा? टू इम्प्लीमेंट लॉज. ठीक है, टू इम्प्लीमेंट लॉज. अब जुडिशरी का क्या काम होने वाला है?
अगर समझो कहीं भी गड़बड़ी होती है लॉ बनाने में या फिर उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में और उससे सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स हार्म हो रहे हैं, तो जुडिशरी क्या करेगा, यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, टू प्रोवाइड, यहाँ पे मैंने जस्टिस प्रोवाइड लिख दिया है। टू प्रोवाइड जस्टिस किसका काम होता है, हमारे जुडिशरी का काम होता है। ठीक है, मैं पूरा अच्छे से लिख देती हूँ, वरना टू प्रोवाइड जस्टिस। ठीक है, ये चारों, ये तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है। फोर्थ पिलर भी होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट पिलर हो गया, ये सेकंड पिलर हो गया, ये थर्ड पिलर हो गया, तो फोर्थ पिलर भी होता है जिसको हम कहते हैं मीडिया। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, मीडिया कहते हैं, प्रेस कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, हम तक खबर पहुंचाते हैं और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हम तक खबर पहुंचाते हैं। वैसे मुझे बोलने में ये बहुत ही तकलीफ हो रही है कि निष्पक्ष तरीके से खबर पहुंचाते हैं। खैर चलिए, तो यहाँ पे ये तीनों हैं, है ना। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, लेजिस्लेचर क्या करता है, मेक्स लॉ। मैंने वही बताया आपको, लेजिस्लेचर क्या करेगा, मेक्स लॉ। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स देम, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इसके बनाए हुए लॉज को क्या करेगा बच्चा पार्टी, इम्प्लीमेंट करेगा। एंड कहाँ गया भाई, कहाँ गया, एंड जुडिशरी इंटरप्रिट्स एंड प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी क्या करता है, इन जो बनाए हुए लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करना, अगर गलत हैं तो जस्टिस प्रोवाइड करना, और कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना जुडिशरी क्या करता है, उसका काम करता है। ठीक है, उसके आगे क्या अच्छा मैं ये बता दूं कि यहाँ पे वर्ड टू प्रोवाइड जस्टिस दिया है, तो ये मत समझना मैडम ने गलत बताया। ठीक है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में देखना क्या रूल्स एंड लॉ सही बने हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बने हैं, इसी तरीके से क्या करता है जुडिशरी, जस्टिस प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चा, वाइल मीडिया इन्फॉर्म सिटीजन एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, मीडिया क्या करता है, लोगों को इन्फॉर्म करता है, सिटीजन्स को इन्फॉर्म करता है और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने में मदद करता है। ठीक है, टुगेदर दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर एंड सेफगार्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और ये चारों ही मिलके या मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीनों ही मिलके क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर लेजिस्लेचर है ना, क्योंकि लेजिस्लेचर के पास तो भतेरी पावर है, कुछ भी लॉ बना देंगे, हैं बोले कि अरे भाई हम तो कुछ भी लॉ बनाएंगे, तुमको क्या करना है, XYZ लॉ बना दे और इम्प्लीमेंट करे, तो एग्जीक्यूटिव आवाज उठाएगा इसके खिलाफ, यस और नो। और अगर कुछ भी जुडिशरी यहाँ पे आवाज उठा सकता है, यानी कि तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसके वजह से क्या रहता है भाई, जिसके वजह से ये जो बैलेंस होता है ना बेटा, बैलेंस होता है वो क्रिएट रहता है। और बैलेंस कहाँ पे क्रिएटेड रहता है, तो सोसाइटी में। ठीक है, किस चीज का क्रिएटेड रहता है, तो पावर का। सेफगार्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो यही सारी चीजें हमने देखी हैं। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगा, जुडिशरी उसे प्रोटेक्ट करेगा और जस्टिस डिलीवर करेगा। मीडिया की बात करती हूँ तो अवेयरनेस फैलाता है, ट्रांसपेरेंसी फैलाता है, एंड ऑल पिलर्स एंश्योर चेक्स एंड बैलेंस इन द गवर्नेंस, है ना। और ये तीनों या चारों पिलर्स ही क्या करते हैं, जो गवर्नेंस है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। यानी कि देखो अगर एक गलत करे तो हम उस पर आवाज उठाएं ताकि वो क्या करे, अपने आप को सही कर ले। नेक्स्ट क्या है, रूल ऑफ लॉ है। मैंने कहा था ये पूरा का पूरा आने वाला है। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन इज सब्जेक्ट टू लॉ रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस और पोजीशन। तुम्हारा कुछ भी स्टेटस हो, तुम किसी भी पोजीशन पे हो, यू आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वल बिफोर लॉ। कोई भी इंसान हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है और सभी ही लोगों को इक्वल बिफोर लॉ ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड फेयरनेस, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ नहीं लिखा होता तो सरकार तो कोई भी लॉ बना सकती थी, हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीन लेती। यानी कि हमारे पास ये जो फेयरनेस वाला है, फेयरनेस हमारे पास नहीं होती, जस्टिस मिलने वाला हमारे पास जो हक है, जो मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं होता।
हाउ हम लोग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कैसे ठहराते, नहीं हो सकता था, राइट। इसीलिए रूल ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ लॉ इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पीस, इक्वालिटी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगर बताओ अभी मेरे लिए, क्योंकि मैं आपकी फेवरेट टीचर हूँ, है कि नहीं, लिख देना फेवरेट हूँ कि नहीं, बहुत मारूंगी, लिख देना। अगर समझिए मैं आपकी फेवरेट टीचर हूँ, ठीक है, मेरे लिए अलग लॉ बनाती है सरकार और आपके लिए अलग लॉ बनाती है, आप लोग एक्सेप्ट करोगे? कैसे करोगे भाई एक्सेप्ट, कि मेरे लिए एक अलग से रोड बनेगी, मैं सिर्फ उस रोड पे चल सकती हूँ, मेरे लिए एक अलग से हवा का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, मेरे लिए एक अलग ही पार्क बनेगा, मॉल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा। ऐसा हो सकता है क्या? देयर इज नो लॉ लाइक दिस, है ना। आई कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वल, यस और नो, सभी ही इक्वल हैं, याद रखना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आपकी फेवरेट दीदी हूँ, टीचर हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, सबके लिए सेम लॉ रहेगा। नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि सभी ही इक्वल हैं लॉ के आगे। लॉ अप्लाइज इक्वल टू सिटीजन एंड गवर्नमेंट। और हाँ, एक बात और है, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर ही लॉ अप्लाई होगा, अगर सरकार गलती करती है तो उसके ऊपर भी लॉ अप्लाई होता है और उसको भी सजा मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको देकर गया है हक। द रूल ऑफ लॉ प्रिवेंट आर्बिटरी यूज ऑफ पावर, ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं। आर्बिटरी मतलब होता है बेटा कि समझो अगर सरकार के पास पावर है तो सरकार तो कुछ भी XYZ रूल बना दे, है ना, जो हमारे पल्ले भी ना पड़े, पर हाँ ये तो रूल है, ये तो लॉ है, नहीं बना सकते भाई तुम, है ना। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे है ऑलरेडी। इट स्ट्रेंथन द जस्टिस एंड पब्लिक ट्रस्ट। और जब यही सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ वर्क कर रहा है ना, जो ऑलरेडी लॉ बना हुआ है उससे सारा सिस्टम चल रहा है, तो हमारा जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है और बिल्ड होता है। दिस इज व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन। देखो the constitution is supreme law that forms the foundation of democracy in India, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो सुप्रीम लॉ है। जो अभी मैंने रूल ऑफ लॉ बताया ना बच्चा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है और उसी से बाकी सारे लॉज बनते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा हमारे लिए कौन है? तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इट डिफाइंस एंड स्ट्रक्चर, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट, guarantees fundamental rights, outline duties of citizen. It also establishes democratic institutions and ensure justice, liberty, equality, fraternity. देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सरकार किस तरीके से वर्क करेगी, सरकार का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारी फंडामेंटल राइट्स क्या होने वाली हैं, हमारी सिटीजन्स की ड्यूटीज क्या होने वाली हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें चैप्टर्स लिखे गए हैं, जैसे कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है, ठीक है, सिटीजनशिप वाला चैप्टर लिखा गया है। उसके बाद फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर लिखा गया है कि भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, आखिर क्या क्या हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वाला चैप्टर लिखा गया है कि हम लोग के पास राइट तो है लेकिन हमारी तो कुछ ड्यूटी भी है, तो वो भी लिखा गया है, ठीक है। ये पूरा नहीं लिखा है मैंने। उसके बाद पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं राज्यसभा में आएंगे, इलेक्ट होंगे, कैसे लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट होंगे, ठीक है। और कौन हमारा हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट की बात करते हैं, फिर जो स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, इन सभी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसीलिए कह रहा है कि जो सरकार जिस तरीके से चलती है और जो लोगों की राइट्स हैं वो सब कुछ कहाँ पे लिखा है भाई, तो वो सब कुछ लिखा गया है। मैं वेरी वेरी बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहती हूँ, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है भाई। तो बाय लिमिटिंग गवर्नमेंटल पावर एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्ट्स गुड गवर्नेंस, है ना। क्योंकि
सरकार के पास ऑलरेडी इतनी पावर है तो उसको लिमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वही करता है। इसीलिए गुड गवर्नेंस क्या होती है, यहाँ पे प्रमोट होती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ इन इंडिया। यस, वी अग्री एंड वी हैव अंडरस्टूड ऑल्सो। यस और नो, टेल मी इन द कॉमेंट्स। देन इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। यस, ऑलरेडी मैंने बताया है कि पार्ट 3 जो हमारा है ना बच्चा, मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे जाके। पार्ट 3 जो हमारा है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, दैट वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू स्पीक एंड राइट टू स्पीक, राइट टू मूवमेंट, राइट टू हैव गुड एनवायरमेंट, है ना, राइट टू लाइफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे राइट्स हैं। इट डिफाइंस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, डिफाइन करता है कि भाई पावर क्या है गवर्नमेंट की और क्या क्या उसके फंक्शन होने वाले हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी इस्टेब्लिश करता है, एंड ऑल्सो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस, सभी को न्याय होना मिलना चाहिए, लिबर्टी, फ्रीडम है सभी को, इक्वालिटी, सभी को समानता है, और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, है ना, आपके और आपके जो नेबर हैं, आपके और मेरे बीच में, या फिर हम जो एक सिटीजन हैं सभी के बीच में ही क्या होना चाहिए, वो प्यार, है ना, सम्मान, भाईचारा वाला होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज फ्रेटर्निटी। अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो मेथड क्या है यहाँ पे, थ्रू विच द सिटीजन पार्टिसिपेट इन गवर्निंग देयर कंट्री, क्या क्या है, तो दिस इंक्लूड इलेक्शन से हम पार्टिसिपेट करते हैं, पब्लिक कंसल्टेशन से पार्टिसिपेशन भी होता है ना, कि हम कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हमसे सरकार पूछ रही है कि क्या इस तरीके की चीज़ें होने चाहिए या नहीं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, डिसीजन मेकिंग में बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो हम किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैंने ऑलरेडी बताया, हम XYZ रिप्रेजेंटेटिव को जब चूज करते हैं तो वो हमारे बिहाफ पे बोलता है, तब ही क्या होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और अगर हमने किसी XYZ को चूज कर लिया है जो कि हमारे लिए बोलता ही नहीं, तब तो हमारे लिए डिसीजन बन ही नहीं पाएगा। यस और नो, तभी तो वोटिंग बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए हमें। डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इंश्योर, क्या इंश्योर करते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नेंस में, है ना। इट अलाउस ऑल्सो, दे अलाउस पीपल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, पब्लिक पॉलिसीज में, चाहे होल्ड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस, है ना, हियर बाय देयर बाय स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। अब यहाँ पे ये भी होता है भाई कि डेमोक्रेसी में ये भी इंश्योर किया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी हो, ये तो ऑलरेडी बता दिया है मैंने, लोग क्या करें, अपना ओपिनियन दे, है ना, लोग इन्फ्लुएंस करें कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर XYZ अब पॉलिसी आ गई और हमको तुमको कुछ उससे फायदा ही नहीं हो रहा है, तो किसके लिए बनाया था ये पॉलिसी, लोगों के लिए या खुद के लिए, है कि नहीं, है ना। तो हमारा पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 5 पॉइंट क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन। अगर हम और आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चीज़ है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, ऑफ कोर्स की है ये चीज़। उसके बाद सिटीजन कैन एक्सप्रेस ओपिनियन फ्रीली ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिमेन अकाउंटेबल टू द पीपल, सरकार जो हम बनाते हैं वो क्या होती है, अकाउंटेबल होती है हमारे लिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिस। ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिस क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं जितनी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है। आगे बात करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है बच्चा, आगे बात करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं टू एंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस हो और डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज हैं, इक्वालिटी, है ना, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सब प्रोटेक्टेड रहें। ऐसा ना हो कि कोई सरकार आए और इनको यू अप्लाई ही नहीं कर रहा है ना। दीज इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि दीज इंक्लूड, कौन सा है, सबसे पहले तो पार्लियामेंट है आपका, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पार्लियामेंट में कौन कौन बैठता है, तो एग्जीक्यूटिव रहेगा, है ना। उसके बाद लेजिस्लेचर एंड ऑल तो रहने ही वाला है। सुप्रीम कोर्ट रहता है जहां पे हमारी जुडिशरी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि इलेक्शंस कंडक्ट कराता है।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है जो कि क्या करती है, चाहे आप विलेजेस में देख लीजिए, वो कहा क्या होता है, वहाँ पे पंचायत वगैरह होता है जो कि सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, है ना। तो ये सारी क्या है, हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिनको हमने खुद पावर दिया हुआ है कि आप एक अलग से पावर है और आप लोग यहाँ पे चीजें आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ईच इंस्टीट्यूशन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन वाइल मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंस टू वन अनदर। यस और नो, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना अपना काम होता है, लेकिन सही काम करना है ना, एक दूसरे के लिए खिलाफ कुछ नहीं करना है, सिटीजन्स के भले के लिए करना है सारी चीजें। देयर coordinated functioning ensures justice, accountability, transparency and smooth operation in democracy, operations of democracy in the country। अगर यही तीनों या चारों या जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं अच्छे से काम करने लगे तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, बहुत स्मूथली काम करने लगेगी, ठीक है। तो 5 पॉइंट क्या है, पार्लियामेंट मेक्स लॉ, यस वी नो दैट, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स लॉज एंड पॉलिसी, वी ऑलरेडी नो दैट, जुडिशरी प्रोटेक्ट क्या करता है, जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलरेडी नो दैट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है जो कि क्या कराता है, आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन मेंटेन्स चेक्स एंड बैलेंसेस, और यही इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं भाई, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करते हैं कि तुमने तो लोगों के लिए कुछ किया है या नहीं किया है। हम आपको क्वेश्चन करेंगे, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई कि यस आपको हमने अगर रिप्रेजेंटेटिव चुना है तो आपने क्या हमारे लिए कुछ काम किया है कि नहीं, अगर नहीं किया है तो आपको निकाल देंगे भाई, अगली बार आपको वोट नहीं देंगे। यही क्या एक मेंटेन करता है चेक्स एंड बैलेंस वाला चीज, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि जब आप दोस्तों के साथ नाइट आउट करना चाहते हो या कहीं बाहर जाना चाहते हो तो सबसे पहले मम्मी के पास जाओगे कि मम्मी चला जाऊं क्या, थोड़ा बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना है। फिर मम्मी क्या करेंगी, पापा के पास ले जाएंगी सुनाने कि देखो देखो बाहर जाना चाहता है दोस्तों के साथ, भेजना मत हैं, और पापा बोलेंगे नहीं 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 जाना है। यहाँ चेक्स एंड बैलेंस डेवलप हुआ कि नहीं, बड़ा उड़ रहे थे बेटा, पंख लग गए थे तुम्हारे, हैं अब पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने चेक्स एंड बैलेंस संभाला है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से घर में भी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, है ना, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, टॉलरेंस होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, ठीक है। सेक्युलर मतलब होता है कि आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हो हम क्या करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। अगर मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, और जो भी मेरे ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो भी मेरी प्रेयर है, अगर मैं उसको परफॉर्म कर रही हूँ या फिर मैं किसी और रिलीजन को मतलब पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, आई एम फ्री टू डू दैट, ठीक है। इसीलिए क्या है, हम सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल, दीज वैल्यू एनकरेज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग द सिटीजन, है ना। इसी की वजह से क्या होता है, इक्वालिटी है हमारे यहाँ पे, पीसफुल है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, यस और नो। अब आप ही देखो ना, जब टिफिन अलग अलग आते हैं, कोई इडली डोसा, कोई सैंडविच, कोई पराठा, कोई उपमा, कोई कुछ लेकर आता है, हम वाओ दिस इज वेरी गुड, राइट, दिस इज डाइवर्सिटी दैट यू सी एंड वी शेयर इट। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। By following democratic values, people contribute to national unity, है ना। हम नेशनल यूनिटी में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सोशल हार्मनी रखते हैं, यानी कि शांति बना के रखते हैं, है ना। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने लगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हम क्या करते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को लेते हैं, यहीं से क्या बनती है, हमारी डेमोक्रेसी इफेक्टिव बनती है। अब 5 पॉइंट क्या है, तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, लिबर्टी, वी ऑलरेडी नो दैट, सिटीजन शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, यस, है ना। टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट सोसाइटी को क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है ना। यहीं पे अगर आप मेरे कल्चर का, मेरे रिलीजन का, है ना, किस तरीके से मैं कपड़े पहनती हूँ, किस तरीके से बोलती हूँ, चलती हूँ, क्या खाती हूँ, उसका मजाक उड़ाने लगे तो यहाँ पे तो सब लड़ने लगेंगे एक दूसरे के साथ, यस और नो। लेकिन वहीं अगर आप ये दिखाएं दैट यस वी कैन म्यूचुअली रिस्पेक्ट ईच अदर, है ना, आप जो फॉलो करते हैं आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई वैल्यू दैट, लेकिन आप भी रिस्पेक्ट करिए जो कि मैं फॉलो करती हूँ, तो ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी से क्या होगी, स्ट्रेंथ बढ़ती है हमारी, ठीक है, स्ट्रेंथन होती है।
डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रमोट पीस एंड हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पे। तो डेमोक्रेसी इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पर देख सकते हैं, और एक होती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब आप मुझे बताइएगा भारत किस में आता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10 बार बोल दिया है रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारा इंडिया कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो करता है। सो दिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन पार्टिसिपेट पर्सनली इन डिसीजन मेकिंग, वाइल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न ऑन बिहाफ। ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं। अरे भाई तुम तो एकदम परेशान कर दोगे, है कि नहीं। चलो, अगर मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करती हूँ ना बच्चा पार्टी, तो ये जो इंसान है ना, सिटीजन है कंट्री का, ये क्या करेगा, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा किसमें, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या हो गया, आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम हमारी बात करते हैं, तो इस रिप्रेजेंटेटिव को अगर मैंने चूज किया है, ठीक है, मैंने क्या किया है, इस रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया हुआ है, ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे लोकसभा राज्यसभा में जाके बैठेगा। यही क्या कहलाता है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि ये इंसान जो मैंने रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, मेरे लिए क्या करेगा, वहां पे जाके डिसीजन लेगा, है ना, डिबेट करेगा, उसके बाद डिस्कशन करेगा कि क्या क्या रूल्स लॉज होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। बहुत सारी मॉडर्न कंट्रीज हैं और इंडिया भी है जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करती है। बिकॉज क्या है, वो बहुत सारी पॉपुलेशन के लिए प्रैक्टिकल है। बोथ फॉर्म एम टू एंश्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, है ना। तो दोनों ही टाइप्स की जो डेमोक्रेसी होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो जाए चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, दोनों ही इंश्योर करती हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, almost all right, this is direct and representative, what it is democracy, that means लोगों का पार्टिसिपेशन, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव होती है। डायरेक्ट में सिटीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ना, जब भी डिसीजन लिया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज करते हैं कि आप जाइए और हमारे लिए बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है। इंडिया फॉलोज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ऑलरेडी बता दिया है मैंने तुम्हें। बोथ फॉर्म अपहोल्ड्स पीपल पार्टिसिपेशन, और दोनों ही डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्योंकि भारत की है तो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आपकी बुक में दिया गया है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है, कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि आप पढ़ रहे हो, जो आज हम जब यूपीएससी और कई सारी पीसीएस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इन्हीं बुक्स को रेफर करते हैं। आपको ऑलरेडी इतना अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है तो बैठ के बढ़िया से पढ़ाई कर लो, है ना, मोटिवेटेड रहो, आगे आपके काम आएगा ये चीज। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चा, जहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा है कि, है ना, कि यहाँ ये जो वेन्स दिख रही हैं, नसें दिख रहे हैं, इससे खून निकलता है ना, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और बाकी सारी क्या चीजें, दीज आर फैक्ट, ऑफ कोर्स ये पढ़ना है, बायोलॉजी में पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बट सोशल साइंस में तुम्हें चीजें होती हुई दिखती हैं एकदम सामने। जो हम जी रहे हैं ना, वो सोशल साइंस हमें सिखाता है। द बिहेवियर, द स्ट्रक्चर दैट वी आर इन, द गवर्नमेंट दैट इज देयर, है ना, द मॉरल्स दैट वी हैव, द कंडक्ट दैट वी शुड कैरी, द फंडामेंटल राइट्स दैट वी हैव, द ड्यूटीज दैट वी शुड फॉलो, these all things are taught by social science. So this beautiful subject, yes. चलो, representative democracy is system in which citizen elect representatives to make laws and govern on their behalf. बता दिया था मैंने कि हम क्या करते हैं, किसी XYZ रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं हमारे बिहाफ पे कि तुम वहां पे जाओ, बैठो और हमारे लिए वहां पे बोलना।
ठीक है, हमारे डिसीजंस वहां पे होने चाहिए। दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी सुटेबल फॉर लार्ज कंट्री के लिए सुटेबल है, और इंडिया तो लार्ज कंट्री है ही, पता है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है भारत। वेयर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन इज नॉट पॉसिबल। अब बताओ मुझे, इतने सारे लोग जो हैं अगर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने लगे पार्लियामेंट में, तब तो पार्लियामेंट हमारी बिल्डिंग ही गिर जाए, हैं, इतनी बड़ी छोटी बिल्डिंग है भाई अगर हम बात करें हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से तो। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है और वो हमारे लिए बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू पीपल एंड मस्ट वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। बताया मैंने, पब्लिक वेलफेयर के लिए ये वर्क करने चाहिए। इंडिया फॉलोज दिस सिस्टम थ्रू रेगुलर इलेक्शन एंड कंडक्ट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल, है ना। और ये सारे इलेक्शंस जो होते हैं ये कंडक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, और फिर स्टेट्स में भी क्या होती हैं, लोकल लेवल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिटीजन इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि गवर्न करता है, ठीक है। सुटेबल फॉर लार्ज एंड पॉपुलस कंट्री जो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिख देना आप लोग, आपकी मैडम इंप्रेस हो जाएंगी, +1 मार्क्स आपको जरूर दे देंगी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जरूर से लिख देना। रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, यस और नो। रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए। एंड इलेक्शन क्या होने चाहिए, रेगुलरली हेल्ड होने चाहिए। ऑलरेडी बता दिया है, फ्री एंड फेयर तो होने ही चाहिए बेटा, लेकिन रेगुलर अगर नहीं होंगे ना तो फिर क्या ही कर लोगे फ्री एंड फेयर का। यस, तो तीनों चीज होनी चाहिए। और इंडिया क्या फॉलो करती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया फॉलो करती है। ओके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी दूसरी कंट्रीज वैसे फॉलो करती हैं, बट अभी हमें कुछ और पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है, देयर आर अदर पेजेस ऑल्सो, ठीक है, कोई बात नहीं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिटीजन्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन मेकिंग लॉज, है ना। सिटीजन्स क्या करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं लॉ बनाने में। याद रखना, लॉ बनाने में सिटीजन क्या करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन बिना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के नहीं लिए जाते हैं ना। तो जो पब्लिक इलेक्ट करके भेज रही है, ऑफ कोर्स वहां पे इनके थ्रू डिसीजन। एंड इंपॉर्टेंट पब्लिक डिसीजंस विदाउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ पे होते ही नहीं है, सिटीजन्स क्या करते हैं, खुद के रूल्स बनाते हैं। इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन एंशियंट ग्रीस एंड स्टिल फॉलोड इन सम कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी भी फॉलो होता है, जहाँ पे स्मॉल रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, वहां पे ये चीज फॉलो होती है आपकी, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, तो सिटीजन पार्टिसिपेट डायरेक्टली, डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। नो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रीस में यहाँ पे देखा जाता है, स्विट्जरलैंड अभी भी फॉलो करता है। एंड इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, है ना। भारत जैसी अगर लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्री में ये फॉलो होने लगे, तब तो सब नाराज हो जाएंगे कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी आपने, हमारी बात क्यों नहीं सुनी, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है बच्चा पार्टी, जहां पे हमें वोट देने का अधिकार होता है हर एक सिटीजन को, है ना। उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि आप किसी रिलीजन से हो, किसी कास्ट से हो, आप इस वाले जेंडर से हो, रेस से हो, वेल्थ कितनी है आपकी, तभी हम आपको वोटिंग राइट्स देंगे। नहीं, किसी भी आप रिलीजन के हो, कास्ट हो, जेंडर हो, रेस हो, वेल्थ हो, है ना, हम आपको वोटिंग राइट्स देंगे, ठीक है। और भारत में हर एक सिटीजन के पास 18 साल के ऊपर अगर आप हो तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वोट देता है। यही क्या कहलाता है आपका, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है, ठीक है। एवरी अडल्ट सिटीजन हैज राइट टू वोट। 18 साल के बाद आपके पास वोटिंग पावर है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कि भाई आप, क्योंकि आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हो इसीलिए आपके पास राइट टू वोट नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है, ठीक है। हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि ये सारी चीजें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है बच्चा पार्टी। प्रोटेक्ट पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वैसे इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट देख लेते हैं कि इलेक्शंस जो होते हैं हमारे क्या होते हैं भाई, फ्रीली होते हैं। फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, ताकि क्या हो, हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहनी चाहिए, ठीक है। अगर समझो इलेक्शन फ्री फेयर हो ही नहीं रहे, है ना, जिसको जो चाहिए वो इलेक्ट होके आ रहा है, तब तो क्या ही बात है, कोई रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही नहीं तुम्हारे लिए, है कि नहीं।
सभी को ही क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, है ना, अपना ओपिनियन देने के लिए, पीसफुल गवर्नमेंट के रहने के लिए और स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो इलेक्शन का प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इलेक्शंस आर फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो फाउंडेशन है ना डेमोक्रेसी की, अगर आपका इलेक्शन ऐसे कंडक्ट हो रहा है जहाँ पे फोर्सफुली इलेक्शन कराया जा रहा है, फोर्सफुली चूज कराया जा रहा है, दैट इज नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, सिटीजन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं, फ्री फेयर रेगुलर होना चाहिए। आई थिंक दिस लेक्चर आई हैव सेड 50 टाइम्स दैट फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट कराती है और यहाँ पे पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए। ठीक है, अगर ए पार्टी से बी पार्टी आ रही है तो पीसफुल ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है ना। अब आप यहाँ पे देखो, कॉन्टेस्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, पॉलिसीज में बात करती हैं, है ना, गवर्नमेंट बनाती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं हमारे डिफरेंट सोसाइटी का इंटरेस्ट। यस और नो, कई सारी पार्टीज होती हैं जो कि हमारा इंटरेस्ट लेकर जाती हैं संसद में और इसे बताती हैं। यस और नो, तो पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो एजुकेट सिटीजन अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, प्रोवाइड अलर्ट पॉलिसीज, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज, है ना, पॉलिसीज लेकर आती है हमारे लिए, हमको ये भी बताती हैं कि भाई पॉलिटिकल इश्यूज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम एनकरेजेस हेल्दी कंपटीशन, जो मैंने आपको बताया था, तो वो क्या करता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में भी मदद करता है। अगर रूलिंग पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी इज हेल्डिंग अकाउंटेबल टू रूलिंग पार्टी दैट व्हाई इज इट हैपनिंग, व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग, है ना, तब क्या होता है, हमारा डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन रहता है। तो पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस, यस यहाँ पे होते हैं, दे फॉर्म गवर्नमेंट आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस। आफ्टर, देखो अगर XYZ पॉलिटिकल पार्टी है, इसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो ये क्या हो जाता है, जीत जाता है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है, फिर अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स को क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और ये डेमोक्रेसी क्या होती है, इससे स्ट्रेंथन होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होता है, इससे स्ट्रेंथन होता है। अब अपोजिशन की बात करें, अगर हम ऑलरेडी बता दिया है मैंने बच्चा पार्टी, जो अपोजिशन होता है वो चेक्स द गवर्नमेंट अटेंशन, है ना, एक्शंस, जो सरकार अभी है काम कर रही है, जो पॉलिसीज बना रही है, उसके लिए इशू रेज करना, सजेस्ट करना कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, इसका ये कौन करता है, तो ये ऑपोजिशन करता है। ठीक है, इसीलिए ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। इट रेजेस पब्लिक कंसर्न इन द लेजिस्लेचर, लॉ जो बनाता है ना, लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है, ये क्या करता है, लोगों के लिए कौन सा लॉ सही है, क्या लाना चाहिए, ये भी रेज करता है। इट सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज भी बताता है कि अगर आप इस पॉलिसी के जगह ये पॉलिसी लेकर आएंगे तो और अच्छा होगा लोगों के लिए। ऑपोजिशन प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर, है ना, क्योंकि अगर मिसयूज ऑफ पावर होगी तो ऑफ कोर्स एक और पार्टी चाहिए कि वो क्या करे, अकाउंटेबल ठहराए, है ना, लोगों के पास अदर ऑप्शन भी तो होना चाहिए कि अगर इस पार्टी को हमने वोट नहीं दिया तो हम किसको देंगे, कौन अच्छा है हमारे लिए। ऑपोजिशन इज मस्ट इन अ डेमोक्रेसी, है ना, ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। समझ में आया? आगे है आपका डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, इंडियाज लिविंग डेमोक्रेसी। अगर हम भारत की बात करते हैं, इंडियाज लिविंग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो अभी वी हैव सम गुड अमाउंट ऑफ पेजेस। ओके, चलो इंडियाज डेमोक्रेसी की बात करते हैं बच्चा पार्टी। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? यस, दिस वन। तो भारत की अगर हम यही मैं 5-5 पॉइंट्स आपको बताती हूँ तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन जाते हैं हम। सिटीजन पार्टिसिपेट थ्रू रेगुलर इलेक्शंस, हर 5 साल में जो इलेक्शंस होते हैं, सिटीजन क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, नागरिक क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक राइट्स, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स है ना, कौन प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंश्योर गुड गवर्नेंस, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, ये सब इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नेंस है ना, लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। उसके बाद
यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या करता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये क्या होती है, हमारी वैल्यूज होती हैं डेमोक्रेसी की, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इंश्योर करता है कि सारे ही सिटीजन्स को ये मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं ग्रास रूट लेवल में, जो पंचायत होती हैं, लोकल गवर्नमेंट होती हैं, वहां पे भी क्या होता है बच्चा, पार्टी डेमोक्रेसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पंचायती राज प्रमोट्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो विलेज होता है ना हमारा, यानी जो हमारे गांव होते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया भी होगा आपको चाहे जो गांव होते हैं हमारे, उनमें क्या होते हैं, पंचायत होता है, ठीक है। और ये कैसे आया है, तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हमने क्या किया है बच्चा, पार्टी ऐड किया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। हम गांव के स्तर पे, है ना, क्या करेंगे, खुद ही गवर्न करना चाहते हैं, जहां पे हम खुद इलेक्ट करेंगे लोगों को, है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। देखो विलेज में क्या होता है, पंचायत होता है। और अर्बन एरिया की बात करूं, जहां पे शहर होता है, वहां पे आप देखेंगे कि म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे बृहद मुंबई कॉर्पोरेशन, है ना, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जो कि क्या करती है, सभी चीजों का हैंडल करती है। उसके बाद सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं लोकल डिसीजन मेकिंग पे। लोकल बॉडीज इंप्रूव डेवलपमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, है ना। ऑल्सो डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि एक ही इंसान के पास सारी पावर नहीं है। जैसे यहाँ पे नेशनल लेवल पे पावर है, फिर स्टेट्स के पास पावर है, और फिर लोकल लेवल पे भी पावर है। तो ये पावर क्या हो रही है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और इससे क्या होता है, हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। उसके बाद हमारा पार्टिसिपेशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन। यस और नो, भारत की जो 100% पॉपुलेशन है, उसमें से 50% मेन है, 50% वुमेन है। तो अगर वुमेन ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, मतलब आप समझ रहे हो 50% नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए वुमेन हैव इक्वल वोटिंग राइट्स। हमारे पास वोटिंग राइट्स होते हैं, हम इलेक्शन पे क्या कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं, है ना। रिजर्वेशंस हैव इंक्रीज्ड वुमेन रिप्रेजेंटेशन। हमारे लिए क्या होते हैं, रिजर्वेशंस भी होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तभी तो हम अपने मुद्दे लेकर जाएंगे और हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन पाएंगे, ठीक है। विमेन पार्टिसिपेशन प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होती है, क्योंकि अगर बात करें पुरुष प्रधान देश, आपने सुना होगा, अगर मेल ही हर जगह पे डोमिनेट करेंगे तो हु विल हियर द वॉइस ऑफ वुमेन, है ना। अगर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होंगी वो भी सुनेंगी, ठीक है। इंक्लूसिव गवर्नेंस यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है, यानी कि ओवरऑल सोसाइटी की जो गवर्नेंस है ना, अगर वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं तो यहाँ पे ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन क्या इंश्योर करता है, जेंडर इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो, बैलेंस डिसीजन मेकिंग हो। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सोसाइटी के जेंडर के लिए ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हो, है ना। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ यूथ इन डेमोक्रेसी, हमारा रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये जो हमारी डेमोक्रेसी को हम बार बार बोलते हैं ना, स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी। वी ऑल शुड पार्टिसिपेट इन आवर डेमोक्रेसी सो दैट स्ट्रेंथन हो। किससे, पार्टिसिपेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, है ना, जो हम हैं उसके थ्रू। अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं भारत के, तो हमें ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, वोटिंग करना है, सोशल अवेयरनेस फैलाना है, रिस्पेक्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, है ना, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये सारी चीजें हमें करनी है। और ऑफ कोर्स हम जो यूथ हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, आइडियाज हैं, ये सब हमारी डेमोक्रेसी को क्या बनाएगा, और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है। तो यूथ आर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। हम क्या है बच्चा, पार्टी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी है ना। आगे जाकर संसद में, पार्लियामेंट में जो नेता है कौन बनेगा, आईएएस ऑफिसर से कौन बनेंगे, हम ही तो बनेंगे। इसीलिए हम ही क्या है, फ्यूचर है डेमोक्रेसी के, और हमें अवेयर रहना है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है निभानी, चाहे वो वोटिंग हो, चाहे वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। यूथ सिटीजन प्रमोट सोशल अवेयरनेस प्रमोट करना है। उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन को हमें बढ़ाना है। रिस्पॉन्सिबल यूथ स्ट्रेंथन द नेशन। और अगर हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कचरा नहीं डालना है, वी हैव द डस्टबिन्स, पुट ऑल योर गार्बेज देयर,
तो दिस इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट है ना, लुक्स लाइक। आगे क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। तो हम सिटीजन्स के पास क्या है भाई, फंडामेंटल राइट्स हैं, जहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सब कुछ दिया गया है। और कुछ हमारी ड्यूटीज भी होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करनी होती है। तो जैसे कि सिटीजन एंजॉय फंडामेंटल राइट, यस, और ऑल्सो वी शुड रिमेंबर कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं। जैसे कि जब नेशनल एंथम हो रहा है, चालू है, तो वी शुड ऑफ कोर्स स्टैंड एंड शो रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल एंथम, है ना, हम अपने फ्लैग को कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। दीज ऑल थिंग्स आर आवर ड्यूटीज जो हमें फॉलो करनी है। राइट्स एंड ड्यूटीज मेंटेन डेमोक्रेटिक बैलेंस, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। और अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, कोई गल ही नहीं है ना। अगर ऐवे ही जीना है तो फिर क्या ही बात है। रोल ऑफ मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, अगर वो फ्री है तो, है ना। अगर किसी का पपेट बन के मीडिया रह रहा है कि हम तो XYZ के बारे में अच्छा ही बोलेंगे, कुछ खराब करेगा तो बोलेंगे ही नहीं, दैट इज कॉल्ड एज पपेट, ठीक है। इट्स नॉट अ फ्री मीडिया। जो फ्री मीडिया होता है ना, जो हर एक पर्सपेक्टिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो अगर आपको देता है, दैट इज व्हाट इज फ्री मीडिया, ठीक है। एंड यहाँ पे पिलर्स की बात करते हैं तो दिस इज द फोर्थ पिलर, एंड पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करता है, एंड मीडिया प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड यहाँ पे पब्लिक डिबेट को भी एनकरेज करता है, ठीक है। कैन यू कॉल हिम। नेक्स्ट वन क्या है, हमारा चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। सो दिस विल बी द लास्ट वन, है ना। चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो क्या क्या है बच्चा पार्टी, करप्शन है ना। अगर करप्शन है तो हमारे डेमोक्रेसी को वीक करता है, यस और नो। नेक्स्ट क्या है, पावर्टी एंड इलिटरेसी रिड्यूसेस पब्लिक पार्टिसिपेशन। अगर वी डू नॉट नो ओनली कि हमारे राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, है ना, इतना हमें पता होना चाहिए, तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन को अगर खराब कर देता है, ठीक है। तो दिस लिटरेसी जो शिक्षा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट क्या है भाई, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म क्रिएट सोशल डिविजन। अगर हमें गलत प्रैक्टिसेस जो हैं, अगर देखो मैंने ऑलरेडी बताया, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब हमें हमारे वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमें फॉलो करने हैं। नहीं फॉलो कर रहे हैं, दैट वीकेंस आर डेमोक्रेसी, ठीक है। न्यूज़ की अगर बात करते हैं, जो हमारा फोर्थ पिलर भी है, फेक न्यूज़ है। जैसा मैंने बताया, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या हो जाता है, मिसलीड होती हैं हमारे सिटीजन, एंड पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन इंप्रूव्स डेमोक्रेसी, ठीक है। द लास्ट वन, इमरजेंसी वाला थिंग, दैट आई विल टेल यू, दैट इज योर होमवर्क, आप लोग इसे एक बार पढ़िएगा, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी दैट आई वांटेड टू टीच यू। नेक्स्ट चैप्टर विल बी इलेक्शन, दैट हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो ज़रूर से ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, एंड ऑल्सो जो मैंने बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर कमेंट्स में ज़रूर से ही दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।